Hello everyone and welcome to this video जहां पे हम डिस्कस करेंगे 50 insane shortcuts when it comes to the CET QA DI section. Now before we start there is a small announcement. The CET crash course is now available for 2999 rupees. Now this includes the recordings of all the sessions that have happened along with the tests that are there. So area tests हैं, sectional tests हैं and 30 mock tests भी है. तो सारे details हैं in the description box below. तो एक बार उसको check out कर लेना in case you are looking for some last minute preparation for CET 2025. The program is also available without the mocks for 1999 rupees. तो उसके भी डिटेल्स सारे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. In case there is something that you need to know about this program, do let me know and I will reply to you in the comment section. Now start करते हैं with the very first question. The first question here is 1 2 3 4 5 6 7 9 into 72 is equal to what? अब ये अगर सॉल्व करते बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन स्मॉल थिंग हियर that 1 2 3 4 5 6 7 9 into 72. अब मल्टीप्लाई बाय 72 मतलब क्या है? दिस नंबर दैट वी आर गोइंग टू गेट आंसर जो होगा दिस हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 9. सो एग्जाम के टाइम पे सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस 9 से डिविजिबल ही नहीं है, तो वो मेरे आंसर्स हो ही नहीं सकते. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन. यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 8s हैं, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा? 64 होगा. तो डेफिनेटली ये 9 का मल्टीपल नहीं है. Second option says 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8. अब यहाँ पे sum of digits 72 है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है. What about this one? 8 9 8 9 8 9 8 9 8. अब now you know that when you're adding these digits अपने को 9 ऐड करने की जरूरत ही नहीं है. So 9 will get cancelled out directly यहाँ से and you will be left with 1 2 3 4 5 8. मतलब यहाँ पे 40 हो जाएगा sum of digits. Definitely 9 से divisible नहीं है. अब यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, सारे 9 से एक्सेप्ट दिस वन, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है. सारे 9 से यहाँ पे 6 6 7 यू हैव, तो 6 प्लस 7 तो 19 होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है. सो एक ही नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, विच इज ऑप्शन बी, एंड दैट्स व्हाई दैट शुड बी योर आंसर. इससे ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. इफ यू स्टिल डोंट बिलीव मी, यू कैन जस्ट चेक आउट व्हाट द आंसर इज. यू विल गेट 9 8s as your answer if you multiply 1 2 3 4 5 6 7 9 by 72. Let's look at the next question that we have here. अब यहाँ पे दिया गया है इन अ टू डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज मोर देन ट्वाइस द डिजिट इन द टेंस प्लेस बाय 1. सो अगर यूनिट्स प्लेस डिजिट x है तो टेंस प्लेस में क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर डिजिट इन द टेंस प्लेस x है तो डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट अगर ये करते बैठे ना तो बहुत ज्यादा टाइम पास होगा. तो अपने को क्या करना है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज गिवन हियर एंड देन लुक एट द ऑप्शंस. अब यहाँ पे मुझे ये पता है दैट डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज मोर देन ट्वाइस, तो यूनिट्स प्लेस की डिजिट जो है ना वो टेंस प्लेस की डिजिट से बड़ी है. दैट मच आई नो फॉर श्योर. नाउ 2 5 यस, 3 7 यस, 4 9 यस, 5 2 डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस तो बड़ी होनी चाहिए, तो दिस इज नॉट माय आंसर. 7 3 डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज मोर देन डिजिट्स इन द इज लेस देन डिजिट्स इन द टेंस प्लेस, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है. तो मेरा आंसर इन तीनों में से कुछ तो है. आई नो दैट इसके बाद में क्या दिया हुआ है, दैट ट्वाइस प्लस 1 2x प्लस 1. तो अगर ये 2 है तो 5 ठीक है. 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9. तो यहां तक तो ठीक चल रहा है. If the digits in the units place and the tens place are interchanged, the difference between the newly formed number and the original number is less than the original number by 1. अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैंने रिवर्स किया तो पहले तो इसको सिर्फ रिवर्स करके देखते हैं. 52 73 एंड 94. अब ये बोल रहे हैं that the difference between the newly formed number and this one, so 52 और 25 के बीच में डिफरेंस कितना है, 27 का है. 73 एंड 37 के बीच में डिफरेंस कितना है, 36 का है. 94 एंड 49 के बीच में डिफरेंस है 45 का. विथ ऑब्जर्वेशन यू विल बी एबल टू सी दैट ये तीनों नंबर्स भी ना 9 के मल्टीपल्स हैं. बट यहाँ पे बोला गया है दैट दिस डिफरेंस इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 1. अब 25 से एक कम तो 24 था, तो ये मेरा आंसर नहीं है. 37 से एक कम 36 था, तो ये मेरा आंसर है. 49 से 1 लेस इज 48, बट दिस इज 45, सो दिस इज नॉट माय आंसर. सो माय आंसर हियर इज ऑप्शन बी डायरेक्टली. वन मोर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस इज, बहुत ही सुपरफिशियल सा वे है, बट अगर एकदम एक्सट्रीम गेस वर्क करना है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सीईटी विल सेट ट्रैप्स फॉर ऑल ऑफ यू. अब यहाँ पे मुझे एक 25 दिख रहा है, एक 52 दिख रहा है, एक 37 दिख रहा है, एक 73 दिख रहा है, तो इनमें से मेरा कुछ तो एक आंसर होना चाहिए. नाउ आई हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट दैट यूनिट्स प्लेस का डिजिट टेंस प्लेस के डिजिट से बड़ा होना चाहिए, व्हिच टेल्स मी दैट डी एंड ई आर नॉट आवर आंसर्स, व्हिच मींस सी भी अपना आंसर नहीं है. ए या बी में से आंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं. सो इफ यू वांट टू टेक अ रिस्क, यू विल मार्क समथिंग बिटवीन ए एंड बी फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. A milk vendor has two cans of milk.
द फर्स्ट कंटेन्स 25% वाटर एंड द रेस्ट मिल्क। तो पहले वाले में 25% वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है। द सेकंड कंटेन्स 50% वाटर, 50% वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है। हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स्ड और शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर्स सो एज टू गेट 12 लीटर्स ऑफ मिल्क सच दैट द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इज 3:5। अब वाटर टू मिल्क का रेशियो 3:5 होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे पता है दैट वाटर इन वेसल 1 is या कैन 1 is 25%, वाटर इन कैन 2 is 50%, ये मुझे पता है। टोटल में क्या चल रहा है, 3 is water and 5 is milk। तो आउट ऑफ 8 टोटल अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो 8 में से 3 वाटर है। नाउ इफ यू नो योर फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस, 3 आउट ऑफ 8 is 37.5%। अब ये हो गया मेरा एलिगेशन का क्वेश्चन, बिकॉज मैं दो मिक्सचर्स को ऐड कर रहा हूं एंड आई एम ट्राइंग टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर। तो यहाँ पे 50 और 37.5 के बीच में 12.5% का गैप है, और 25 एंड 37.5 के बीच में भी 12.5% का गैप है, which means that these two solutions have to be mixed in the ratio of 1:1। ऑप्शंस में से अगर देखेंगे तो 6 and 6, ऑप्शन बी is going to be our answer। We know that 12 liters of solution बनाना है, तो 6 लीटर कैन 1 से 6 लीटर कैन 2 से will give us our answer। Let's look at the next question here। A contractor employed 30 men to do a piece of work in 38 days। 30 men ने 38 days में काम किया। 25 डेज के बाद उसने क्या किया, 5 लोगों को ज्यादा एम्प्लॉय किया एंड द वर्क वाज फिनिश्ड 1 day अर्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर वो 5 लोगों को एम्प्लॉय नहीं करता, देन हाउ मेनी डेज ही वुड हैव बीन बिहाइंड, ये क्वेश्चन है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वी कैन जस्ट अज्यूम दैट वन मैन डज 1 यूनिट ऑफ वर्क इन 1 day। तो टोटल वर्क कितना बना, 30 इंटू 38, बिकॉज ईच मैन अगर 1 यूनिट करता है तो 30 मैन विल डू 30 यूनिट्स पर डे। 38 डेज में 30 इंटू 38 यूनिट्स का काम हो जाएगा। नाउ वी नो दैट अगर ये काम था तो 25 डेज में कितना काम हुआ होगा, 30 men would have worked for 25 days एंड इतना सारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। नाउ वी नो दैट देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। तो अपने को ये पता चल रहा है दैट ही एम्प्लॉयड 5 men more and the work was finished 1 day earlier। now we have to understand one thing that 30 men to do a piece of work in 38 days, ये जो है ना, ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। This is not the actual scenario, so I can't say that total work was 30 into 38। I can say that assumption ये था that 30 into 38 was the total amount of work that needed to be done। but अपने को अभी पता चलेगा कि actual work कितना है, because now after 25 days he employed 5 men more। तो 30 की जगह पे ना 35 लोगों को एम्प्लॉय कर दिया and the work was finished 1 day earlier। 1 day earlier का मतलब instead of 38 days 37 days में काम खत्म हो गया। अब 25 डेज अगर इन्होंने लिए हुए तो 12 days would have been taken by these people। तो ये बन जाता है मेरा टोटल वर्क। नाउ आई जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, अगर टोटल वर्क में से ये वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पे 35 के जगह पे अगर 30 मैन होते तो हाउ मेनी डेज वुड इट हैव टेकन, दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन दैट आई हैव हियर। राइट, सो अभी क्या कर सकते हैं, एक चीज देख लेते हैं। नाउ दिस मच ऑफ वर्क हैज बीन डन एंड दिस मच ऑफ वर्क इज रिमेनिंग। अब अगर यही लोग काम करते, 30 पीपल वुड हैव वर्क, देन कितने टाइम में काम खत्म होता, दैट इज समथिंग वी हैव टू सी। सो अपने को पता है 12 into 35 वाज द वर्क लेफ्ट, बट लेट्स से 30 पीपल वर वर्किंग, फिर क्या होगा, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 6 2s are 12। इसका मतलब 14 डेज लगते। सो 25 डेज के बाद और 14 डेज लगते, विच बेसिकली मींस दैट दे वुड हैव टेकन 39 डेज इंस्टेड ऑफ 38 डेज। इसका मतलब क्या बना, दे वुड हैव टेकन 1 day मोर, और दे वुड हैव बीन 1 day बिहाइंड इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड एडिशनल मेन। सो दैट इज बेसिकली व्हाट यू कैन लुक एट। सो 30 into 38 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, निकालने की जरूरत नहीं है। 25 into 30 का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। We just have to understand that if 35 men do it in 12 days, so 30 men would have been able to do it in how many days? That's it. That's the question. उतना करोगे तो 14 मिल जाएगा, which tells you that they would have needed 14 more days, but उन्होंने complete किया 12 एक्स्ट्रा दिन में, which means 37 versus 39। but expectation था मेरा 38 का, so एक दिन से मेरा delay हो गया। Let's look at the next question now। The ages of A and B are presently in the ratio of 5:6 respectively। 6 years hence this ratio will become 6:7 respectively। What was B's age 5 years ago? Now you have to understand one small trick, and if you understand this, let me know in the comment section below। अगर नहीं समझ में आया तो ही बताना। If you didn't understand this, you can do it using the normal method as well। So A और B का जो एज है ना, वो आज का एज कितना है, 5:6 है। 6 years hence मतलब 6 साल के बाद क्या होगा, उनका रेशियो जो होगा वो 6:7 बनेगा। नाउ व्हाट वाज बी's एज 5 years ago? अपने को देखना है कि 5 साल पहले बी का एज कितना था।
नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट ए और बी के जो एजेस है ना उनके बीच का गैप हमेशा सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ए विल ग्रो स्लोअर देन बी और बी विल ग्रो फास्टर देन ए, ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो उन दोनों के बीच का जो गैप होगा ना वो हमेशा सेम ही रहेगा। नाउ आफ्टर 6 years हैव पास्ड, हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो न्यूमरेटर है ना वो एक यूनिट से चेंज हुआ है, डिनोमिनेटर भी एक ही यूनिट से चेंज हुआ है, दोनों के बीच का गैप भी सेम ही है ऑफ कोर्स। तो फिर क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, if we are saying that 6 years have passed, we can say that one का difference in the numerator या 1 unit का change in the numerator is 6 years, 1 unit का change in the denominator is also 6 years। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आज के डेट में ए और बी के एजेस क्या थे, 6 into 5 that is 30 and 6 into 6 that is 36। अब 5 years पहले बी का एज कितना था, 36 minus 5 that is 31 years। So option C is the correct answer here, you need not even write down anything। अगर 6a इक्वल्स 5 भी कर दिया और a+6 b+6 ये सब करते बैठे तो बहुत टाइम पास होगा। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट द गैप बिटवीन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर हैज टू बी कंसिस्टेंट, और मुझे पता चलेगा कि जंप जो है वो कितने यूनिट्स से है। इन दिस केस न्यूमरेटर वेंट फ्रॉम 5 to 6, तो एक यूनिट का जंप इन द न्यूमरेटर वाज 6 years। तो अगर एग्जिस्टिंग न्यूमरेटर 5 का है तो 5 into 6 30 हो गया, और नीचे हो जाएगा 36 व्हिच मींस 5 years ago was 31। वेरी 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 इंटरेस्टिंग शॉर्टकट, ये मास्टर कर लोगे तो बहुत टाइम बचेगा, स्पेशली इन रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, 6 ब्लू बॉल्स एंड 8 पिंक बॉल्स। नाउ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड रिप्लेस्ड विथ 3 पिंक बॉल्स। A probability that the first ball drawn was either red or blue in color and the second ball drawn was pink in color। अब यहाँ पे लॉन्ग कट क्या है, मैं पूरा का पूरा बैग बनाऊंगा, फिर मैं एक केस बनाऊंगा जहां पे रेड बाहर निकलता है पिंक अंदर आता है, सेकेंड वाले में ब्लू बाहर निकलता है पिंक अंदर आता है, और थर्ड वाले में पिंक बाहर निकलता है और एक्स्ट्रा पिंक बॉल्स अंदर आ जाते हैं। देन आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि भाई फर्स्ट वाले में रेड या ब्लू और सेकंड वाले में पिंक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दैट इज टू मच ऑफ एफर्ट। सो मुझे करना क्या है, आई डोंट नो, आई नो दैट इट्स रेड और ब्लू इन कलर। तो पहले ये सोच लो कि अगर ये बैग में से मुझे रेड या ब्लू कलर का बॉल निकालना है तो मैं कितने तरीके से निकाल सकता हूं। देयर आर 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स व्हिच मींस देयर आर 10 ways to select a red or a blue ball from this bag। We also know that the total number of balls in this bag is going to be 4 plus 6 10 plus 8 18। तो 10 by 18 is the probability that the first ball drawn is either red or blue। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं रेड बॉल निकालता हूं तो भी मुझे 3 पिंक बॉल ऐड करने हैं, और मैं ब्लू बॉल निकालता हूं तो भी मुझे 3 पिंक बॉल ऐड करने हैं। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर आई रिमूव अ रेड और अ ब्लू बॉल, देयर विल बी 8 plus 3 that is 11 पिंक बॉल्स that will be present in that bag। अब 11 पिंक बॉल्स में से 11 पिंक बॉल्स मुझे निकालने हैं बिकॉज सेकेंड बॉल हैज टू बी पिंक इन कलर। बट आउट ऑफ हाउ मेनी बॉल्स, पहले 18 बॉल्स थे, 18 में से एक निकाला तो बचे 17, उसमें मैंने 3 ऐड किए तो बने 20। So 10 by 18 into 11 by 20, that's it, that should give you your answer। You'll get 10 2s are 20 or 20 और 11 out of 36। अब यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है तो our answer is going to be option E, that is none of these। The answer is 11 by 36। Let's move on to the next question। The manufacturer of a certain item can sell all he can produce at the selling price of 60 rupees each। तो हर एक चीज वो 60 rupees में बेचता है। It costs him 40 rupees in materials and labor to produce each item and he has overhead expenses of 3000 per week in order to operate the plant। अब जिनको पता है फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, उनके लिए लाइफ बहुत इजी बन जाएगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मुझे पता है दैट तुम एक आइटम मैन्युफैक्चर करो या 500 आइटम मैन्युफैक्चर करो, तुमको 3000 पर वीक तो देने ही है टू ऑपरेट द प्लांट। इन एडिशन टू दैट मुझे एक चीज मैन्युफैक्चर करनी है तो 40 रुपीज का एक्सपेंस है और 60 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, रेवेन्यू है, विच मीन्स दैट आई एम गेनिंग 20 रुपीज फॉर एवरी आइटम दैट आई परचेज एंड सेल। अब यहाँ पे मुझे पता है दैट ये 3000 रुपीज पर वीक तो मेरे से पैसा जा रहा है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट रुपीज 1000 पर वीक। मतलब जो 20 रुपीज मुझे हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक आइटम सेल करने में मिल रहे हैं, उससे मुझे 3000 रुपीज तो निकालने ही है। एंड इन एडिशन टू दैट आई हैव टू जनरेट 1000 रुपीज का प्रॉफिट। सो दैट बेसिकली टेल्स मी मुझे 4000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। बट ईच आइटम दैट आई एम मेकिंग एंड सेलिंग आई गेट 20 रुपीज का प्रॉफिट। तो मुझे कितने आइटम्स बना के बेचने चाहिए? 200। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 200। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब यहाँ पे एक डीआई सेट है, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए जस्ट टू शो यू हाउ थिंग्स वर्क इन टर्म्स ऑफ डीआई। तो एक बार देख लेना इसको। यहाँ पे परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट स्कूल्स दिए हुए हैं। वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 6000। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है। बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पाई चार्ट इज सब चीज यहाँ पे ना परसेंटेज में दी हुई है, तो यू डोंट हैव टू सिट एंड कैलकुलेट कि कितना डिग्री मतलब कितना परसेंटेज।
ऑल्सो वी नो द नंबर ऑफ बॉयज इन ईच स्कूल आउट ऑफ 6,000 स्टूडेंट्स, ये भी अपने को दिया हुआ है. नाउ वी हैव टू फिगर आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए. अब मुझे स्कूल ए में गर्ल्स कितने हैं ना ये पता करना पड़ेगा. अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स इन स्कूल बी. तो गर्ल्स इन स्कूल ए कितने हैं फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी, ये मुझे पता करना पड़ेगा. नाउ वन थिंग आई हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, ये जो 6,000 नंबर दिया हुआ है ना, इससे मुझे कुछ कुछ चीजें पता चलती हैं. क्या चीजें पता चलती हैं? इसका 1% इज गोइंग टू बी 60, इसका 10% इज गोइंग टू बी 600, इसका 5% इज गोइंग टू बी, if you know the dynamics it will work very well. 5% अगर करना है तो वो हो जाएगा 300 एंड 50% अगर निकालना है तो वो ऑब्वियसली हो जाएगा 3000. So what you can do is you can remember 10% and 50% and उससे 1% और 5% बहुत आराम से मिल जाएगा. Now we have to understand how many girls are there in school A. Now one way of doing this is, मैं बोलूंगा चलो स्कूल A में 12% टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 500 बॉयज हैं, तो 12% ऑफ 6,000 दैट इज 720, 720 माइनस 500 इज 220 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये मैं करूंगा. The other way of thinking about this is you have to understand what exactly is 500 out of total. तो टोटल अगर 6,000 है तो 500 इज गोइंग टू बी 8.33%, 8.33% आ जाएगा. इफ यू नो योर फ्रैक्शंस परसेंटेजेस बहुत इजीली बन जाएगा. अब मुझे ये पता है दैट स्कूल ए के अंदर 12% ऑफ द टोटल इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर देयर. अब टोटल का 8.33% आर बॉयज फ्रॉम स्कूल ए, तो बचे हुए जो 3.67% है ना ऑफ टोटल, so 3.67% of total या 3.67% of 6,000 these are girls in school A and total number of students in school B कितने हैं? 9% है. So I'm just doing 3.67% of total by 9% of total, or in other words 3.67 by 9. 3.67 by 9 पता चल जाएगा that 40.1% के आसपास कुछ होगा. That is basically going to be very close to option E, that is 40.7. Now I'm saying 3.67 divided by 9, so 9 4s are 36, 0 आएगा and then you'll be left with the 70 which is going to be 9 8s are 72 के आसपास. तो 40.7 40.8 एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा without even calculating anything. So 3.67 अगर समझ में आता है that will make your life much easier. Let's look at another question from here. What is the ratio of the number of boys in school C? तो boys कितने हैं school C के अंदर? तो यहाँ पे देख लेते हैं. ये तो मुझे पता है कि 900 होगा. Now I know that अगर रेशियो पूछा हुआ है ना और पहला टर्म 900 है तो उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में भी करेंगे तो 900 कुछ तो फैक्टर होना चाहिए. दैट टेल्स मी राइट अवे दैट ये मेरा आंसर नहीं है और ये मेरा आंसर नहीं है. द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी. अब नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी अगर मुझे निकालना है, व्हाट विल आई नो? अब यहाँ पे 400 तो बॉयज हैं, चलो ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 9% ऑफ 6,000 माइनस 400. या फिर अगर पहले वाला क्वेश्चन याद है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट 6.67 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज फ्रॉम स्कूल बी. तो गर्ल्स कितने बन जाएंगे? अगेन यू कैन फिगर इट आउट. Total number of students in school E, that is much easier to figure out. Total number of students in school E is going to be 29% of 6,000. तो 29 का कुछ मल्टीपल होना चाहिए ना. अब ये तो 29 का मल्टीपल नहीं, 29 these are 87, तो ये मेरा आंसर नहीं है. My answer is going to be this, that's it. It is either C or none of these, but you have to trust your judgment at some point in time. अगर टाइम कम है स्पेशली तो जजमेंट को ट्रस्ट करो, ऑप्शन सी मार्क करो एंड एंड ऑफ द स्टोरी. यू कैन कैलकुलेट इट नॉर्मली एज वेल. ये तो 900 मुझे मिल गया. बी में अगर देखेंगे तो 9% ऑफ 6,000 इज 540, 540 माइनस 400 इज 140. सो 900 140 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ई 29% ऑफ 6,000, 29 into 60 you are going to get 1740 I believe, right? So 1740 is the total in E. तो ये सारे जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. You will be able to cancel out a 2 from everywhere. So 45 is to 7 is to 87. That is going to be your answer. तो ऐसे करके अपना लाइफ थोड़ा सा इजी कर सकते हो. You don't need to calculate at each and every step when it comes to DI. You have to delay your calculation as much as you can. Let's move on to the next one. This is a very interesting set. तो इसको पढ़ लेना, क्वेश्चन भी एक बार देख लेना. Once we reach the question screen, pause the video, try it out on your own. Let me know in the comment section what is your answer, and then have a look at the solution that will follow. Patna Mart, a sister concern of Walmart, is planning to establish a mechanism to give discount. It is actually a Khulja Sim Sim kind of game, where if you win any round, you will get some discount specific to that round, and if you lose, you will be losing all the discounts so far won. तो एक बार अगर मैंने राइट किया और स्ट्रीक बनते गया ना तो वो ऐड होते जाएंगे डिस्काउंट्स. बट अगर मेरा स्ट्रीक टूट जाता है देन आई वुड हैव लॉस्ट ऑल द डिस्काउंट्स दैट आई हैव गेन्ड बिफोर दैट राउंड. Now, round 1 is having discount coupons of 2%, round 2 has discount coupons of 4%, round 3 is having discount coupons of 6%, and so on.
देयर आर इनफाइनाइट राउंड्स तो मतलब डिस्काउंट तो बढ़ते ही जाएगा, बट यू कैन पार्टिसिपेट इन एनी राउंड ओनली वंस एंड बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन राउंड एन, कोई एक पर्टिकुलर राउंड में पार्टिसिपेट करने के पहले यू शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड एन माइनस वन। सिर्फ पार्टिसिपेटेड बोला है, वन या डिस्काउंट अचीव ऐसा कुछ भी नहीं बोला। All the discounts one will be successive. For example, if you win round one and then round two also, you will get a successive discount of 2% and then 4%. तो पहले वाले में 2% का कूपन मिलेगा एंड सेकंड वाले में 4% का कूपन मिलेगा, तो वो ऐड होता जाएगा। But again, as the rule goes on, if you lose round three, you will be losing all the discount coupons once so far. तो 2% का कूपन भी चला गया, 4% का कूपन भी चला गया। But despite losing round three, you can participate in round four and hence तो चलता रहेगा ये। Now let's look at the questions. In a bid to attract more customers, Patna Mart is on a mass campaigning move with a new punchline you can always check out, but you can never leave. They are organizing several contact programs across the city. As a result, there is an increase in sale of 10% and 20% respectively on weekdays and weekends. Saturday and Sunday, weekends pakad liye hain. If each of the articles sold by Patna Mart is sold at a profit of 40%, what is the maximum possible percentage growth in the profit of Patna Mart? अब यहाँ पे हर एक आर्टिकल जो है वो 40% पे अगर बेच दिया है हम लोगों ने, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज ग्रोथ इन द प्रॉफिट ऑफ पटना मार्ट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस, राइट। सो पहले तो इंक्रीज इन सेल ऑफ 10% एंड 20%। सो वीकडेज में 10% से बढ़ा और वीकेंड्स में 20% से बढ़ा, दैट मच वी नो। एंड वी नो दैट प्रॉफिट ऑफ 40% तो है ही, तो परसेंटेज ग्रोथ कितना होगा इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ पटना मार्ट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई वीकडे में क्या हो रहा है, वीकेंड में क्या हो रहा है, एंड देन हैव अ लुक एट व्हाट्स गोइंग टू बी द रिपरकशंस ऑफ दिस थिंग। फनी थिंग हियर इज अपने पास कुछ नंबर्स ही नहीं है। वी डोंट नो वीकडे में कितना सेल हो रहा था, वीकेंड में कितना सेल हो रहा था, तो 10% का ग्रोथ वीकडे के सेल पे, वी डोंट नो द बेस इटसेल्फ, बिकॉज ऑफ व्हिच वी विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एट ऑल। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज वी डोंट हैव द डेटा इटसेल्फ। अब यही सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the minimum number of rounds to obtain the maximum possible discount? Now think about this. ये ना एक theoretical question है, अगर देखते हैं तो। अब फर्स्ट राउंड में लेट से तुमको मिलता है 2% का डिस्काउंट, सेकेंड राउंड में मिलता है 4% का डिस्काउंट, थर्ड राउंड में मिलता है 6% का डिस्काउंट। नाउ माना कि ये जो है वो एडिटिव डिस्काउंट्स हैं, बट इससे क्या होगा पता है, इफ फर्स्ट राउंड में यू गेट 2% का डिस्काउंट एंड यू गेट 98 रुपीज पे आइटम, कोई आइटम 100 पे है लेट से, अब वो 98 में मिलेगा। अब 98 पे यू विल गेट 4% का डिस्काउंट, उसके बाद जो भी नंबर होगा उस पे यू विल गेट 6% का डिस्काउंट। सो यू विल नेवर बी एबल टू रीच जीरो। बट इफ यू रीच द 50th राउंड के अंदर डिस्काउंट कितना होगा, 100% डिस्काउंट होगा। उससे ज्यादा डिस्काउंट तो दे नहीं सकते, यू कैन गिव ओनली 100% डिस्काउंट। सो 50th राउंड के अंदर जो 100% डिस्काउंट मिलेगा, दैट विल बेसिकली गिव बी द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। सो मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स टू ऑब्टेन द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, दैट इज 50। Let's go to the next question. What is the maximum possible discount? This again is a theoretical question. मैं कोई भी चीज पे 100 से ज्यादा परसेंट का डिस्काउंट नहीं दे सकता ना। Now talking about discounts, as I mentioned earlier as well, there is a nice discount that is available on the CET crash course that we have. So with mocks and the recordings of all the sessions that we have conducted, the program is now available for 2,999 rupees. And without the tests, only recordings, if you want to refer, अगर theory के अंदर थोड़ा सा boost चाहिए, so you can have a look at the session recordings that we have. तो वो अवेलेबल है 1999 रुपीज ओनली। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, अब इस पे कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, मैक्सिमम 100 दे सकते हैं ना। आई कांट गिव यू 1000% डिस्काउंट, मैं 1000% डिस्काउंट कैसे दूंगा, दैट विल मीन दैट आई एम गिविंग यू सम मनी टू बाय द प्रोग्राम, व्हिच डजंट मेक एनी सेंस। तो द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट इज गोइंग टू बी 100%, व्हिच विल हैपन इफ समवन हैज वन द 50th राउंड, तो वहां पे मिलेगा 100% discount. Let's move on to the next question. What is the minimum possible discount after 20 rounds provided that the customer has won a minimum of 18 rounds? तो 18 राउंड तो कस्टमर जीत चुका है। Now 18 rounds if that person wins and now you have to go back to the set and see what exactly was the condition. एक राउंड में भी हार जाते हो ना, या एक राउंड में भी तुमको नहीं डिस्काउंट कूपन मिलता है, तो you will lose all the discounts that you have got till that round. So अब सोचो इस चीज को, 18 rounds consecutively won but 19th राउंड में हार गए, 20th राउंड में भी हार गए, तो मिनिमम डिस्काउंट कितना मिलेगा, 0% डिस्काउंट मिलेगा, उससे कम डिस्काउंट तो मिल नहीं सकता। सो द मिनिमम पॉसिबल डिस्काउंट इज गोइंग टू बी 0%, स्पेशली और स्पेसिफिकली इफ यू आर गोइंग टू लूज राउंड नंबर 20। सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन।
लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे मुझे करना है 383 इंटू 38 इंटू 3.8। नाउ दिस लुक्स लाइक अ नाइस टफ क्वेश्चन, राइट? 383 इंटू 38 कौन करते बैठेगा? 14 4 144 40 प्लस 38 इंटू 3 114 करो, उसको फिर से 3.8 से मल्टीप्लाई करो, टू मच ऑफ। सो देर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू डू। दो चीजें हैं जो चेक पॉइंट्स हैं अपने, तो ट्राई करके देखते हैं। दी फर्स्ट थिंग इज द यूनिट्स प्लेस डिजिट। अब यहाँ पे यूनिट्स प्लेस डिजिट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, तो ये बनता है ना मेरा यूनिट्स प्लेस का डिजिट। अब 3 8 आर 24, 4 8 आर 32, तो मेरा जो नंबर है ना वो 2 में एंड होना चाहिए, बिकॉज देर इज वन डेसिमल, एक डेसिमल पॉइंट 2। दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी माई आंसर। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी मेरे आंसर हो ही नहीं सकते। अब या तो ए है तो नन ऑफ दीस है। नाउ यहाँ पे यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड से कि यही आंसर होगा, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड देन गेटिंग दैट 1 मार्क। तो यहाँ पे अगर मैं ए मार्क करता हूं, देन द गुड थिंग इज दैट आई माइट गेट 1 मार्क फॉर दिस क्वेश्चन, प्लस आई एम सेविंग टाइम टू गेट अनदर मार्क फ्रॉम एल्सवेयर। बट अगर मैं यहाँ पे बैठ के पूरा का पूरा इसको कंफर्मेशन के लिए करूं, तो मुझे यहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा मोस्टली, अनलेस आई मेक, और इफ आई मेक अ कैलकुलेशन मिस्टेक तो फिर और टाइम पास होगा, वो अलग स्टोरी है। बट लेट्स से आई एम गेटिंग सम मार्क्स हियर, बट दैट विल मीन दैट आई एम सॉल्विंग वन क्वेश्चन लेस। तो यहाँ पे इट इज वर्थ अ गैम्बल, यू कैन गो फॉर ऑप्शन ए डायरेक्टली। कंफर्मेशन चाहिए तो ट्राई टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड इट बाय 9। अब 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 383 को, सो व्हाट इज द रिमाइंडर? इफ यू नो द डिविजिबिलिटी बाय 9, 3 प्लस 8 11 प्लस 3 14, मतलब 5 बचेगा रिमाइंडर। 3 प्लस 8 11 मतलब 2 बचेगा रिमाइंडर। 3 प्लस 8 11 मतलब अगेन 2 बचेगा रिमाइंडर। 5 2 जार 10, 10 2 जार 20, मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा ना वो 2 होगा। आई एम इग्नोरिंग द डेसिमल। अब ये नंबर का देखते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइडेड बाय 9? 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 18 प्लस 2 20, द रिमाइंडर विल स्टिल बी 2, व्हिच मींस दैट मुझे एक कंफर्मेशन मिल गया है दैट ए इज मोस्ट प्रोबेबली माय आंसर। तो मैं ए मार्क करूंगा एंड आई विल लेट गो ऑफ इट। द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ए, सो यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन इफ यू टेक अ बिट ऑफ रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगेन वी हैव अ सेट, आई हैव टेकन सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेट, तो इसको देख लेते हैं एक बार। अब first pie chart tells you the percentage of students enrolled in different streams in a college, and we know that total number of students is 3500. सेकेंड पाई चार्ट में बताया गया कि गर्ल्स कितने एनरोल्ड हैं, एंड वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1500। तो अक्रॉस 5 डिसिप्लिन या 5 डिफरेंट स्ट्रीम्स अपने को पता है कि टोटल का स्प्लिट क्या है एंड गर्ल्स का स्प्लिट क्या है। नाउ वी कैन इजीली फिगर आउट हाउ मच इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, सारे मिल जाएंगे अपने को। बट दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। मेरे को क्वेश्चन पढ़ना है एंड देन डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। If 20% of the girls enrolled in science change their stream to management, तो साइंस में जो मुझे 11% गर्ल्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो 11% गर्ल्स में से अगर 20% चेंज देयर स्ट्रीम टू मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में न्यू स्टूडेंट्स कितने होंगे? तो पहले तो मुझे ये देखना है कि मैनेजमेंट में ओल्ड स्टूडेंट्स कितने थे। 16% ऑफ 3500, आई नॉट कैलकुलेटेड, आई जस्ट राइट 16% ऑफ 3500, ये तो मेरे पास होना चाहिए फॉर श्योर। आई ऑल्सो नो दैट 20% ऑफ 11% ऑफ 1500, so I'll just write 20% of the girls enrolled in science of science, मतलब कितना? of 11% of 1500। तो ये कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो लोग हैं ना, ये अभी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और इनका टोटल विल बेसिकली बी माय आंसर। So one thing you can do is you can just try to simplify and see what happens. So one you will get 16 by 100 into 3500, तो ये तो जीरो कट हो जाएंगे। You will be left with 16 into 35। अगर बेसिक मैथ थोड़ा सा अगर है मतलब कमांड उसके ऊपर, तो 16 into 30 will be 480 प्लस 16 5 80, तो फर्स्ट पार्ट अपने को मिल जाता है 480 प्लस। अब ये वाला पार्ट बचा मेरे पास, तो व्हाट विल आई डू? 20 by 100 इंटू 11 by 100 इंटू 1500, तो ये तो जीरो कट हो जाएंगे। 20 5 जार 100 कट हो जाएगा, 5 3 जार 15 हो जाएगा, 11 इंटू 3 33। सो यहाँ पे क्या होगा अपने को मिल जाएगा 16 इंटू 30 इज 480 प्लस 80 इज 560 हियर, आई एम सो सॉरी। तो 560 हो जाएगा प्लस 33 is going to be 593. So the correct answer here is option A, that is 593. How many of you were able to spot this error before I did? Let me know in the comment section below. But yes, this is a live kind of a recording, so definitely there might be some errors that are there. But let me know in the comment section who all was able to spot it before I made the change here. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम डेटा यू हैव, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन मैनेजमेंट एंड आईटी टुगेदर। मुझे बॉयज ढूंढ के निकालने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस अगर मैं गर्ल्स निकालूंगा तो मुझे डेफिनेटली बॉयज मिल जाएंगे। नाउ व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज बॉयज इन मैनेजमेंट एंड आईटी। अब मैनेजमेंट में क्या चल रहा है? 16% ऑफ टोटल इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैनेजमेंट। आईटी के अंदर क्या चल रहा है? 20% ऑफ टोटल
ये स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ आईटी। अब आईटी के अंदर वी नो दैट 18% ऑफ द गर्ल्स आर देयर, सो 18% ऑफ 1500, आई जस्ट राइट इट हियर। एंड इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट अगर देखेंगे तो 12% ऑफ 1500 इज व्हाट वी हैव हियर। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज दैट वी हैव। अब 16% ऑफ टोटल अपने पास है, 20% ऑफ टोटल अपने पास है, एंड वी नो दैट 12% ऑफ 1500 एंड 18% ऑफ 1500 आर देयर। तो जैसे ही मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता हूँ, माई लाइफ बिकम्स स्लाइटली इजियर। तो 16% ऑफ टोटल का क्या होगा यहाँ पे? 16% ऑफ टोटल इज व्हाट वी हैव हियर, एंड आउट ऑफ दैट 12% ऑफ 1500 मेरे को निकालना है। सो व्हाट आई डू इज 16% ऑफ 3500। अगर पहले वाला क्वेश्चन देखा है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। 16 into 300 is 4800, 16 into 500 or 50 rather is going to be or 5 rather is going to be 80। तो ये दोनों ऐड करके 16% of 3500 is going to be 480। इसमें से अपन निकालेंगे गर्ल्स को। 12% of 1500, 12% of 1500 is basically going to be 12 into 15, that is 180। तो 180 को निकाल दिया हमने यहाँ से। अब यहाँ पे 20% ऑफ टोटल ये बन जाएगा 700। सो इफ यू रिमेंबर दी 1 5 10 50% वाला स्प्लिट, फर्स्ट पार्ट विल बी 700, इसमें से अपन निकालेंगे 18% ऑफ 1500। 180 प्लस 90 इज गोइंग टू बी 270। तो क्या बचा अपने पास? 480 माइनस 180 दैट इज 300 प्लस 700 माइनस 270 दैट इज 430। So I am going to get 730, that is the total number of boys enrolled in management and IT together, which basically means that our answer is going to be option E, that is none of these for this particular question. Now let's move on to the next question. Again, same set, we have a question here. What is the ratio of the number of girls enrolled in arts to the number of boys enrolled in science? अब रेशियो ऑफ द गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट्स, अब आर्ट्स में 38% ऑफ 1500 आर गर्ल्स, तो ये मेरे को पता चल जाएगा। दैट बेसिकली टेल्स मी दैट माय न्यूमरेटर बेसिकली हैज टू बी 38% ऑफ 1500। तो एक काम करते हैं, आई जस्ट शो इट टू यू द कन्वेंशनल वे एंड देन वी विल सी द शॉर्ट। 38% of 1500 is basically the number of girls enrolled in arts, and number of boys enrolled in science क्या हो जाएगा? I know that science के अंदर 22% of 3500 are present, इसमें से हम लोग निकालेंगे 11% of 1500, ये निकाल देंगे तो अपने को आंसर मिल जाना चाहिए ना। Now you have to understand this one thing, that if I cancel out 100 from each of the denominators, if I cancel out two zeros from each of the numerators, तो मेरा लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा। So I'll be left with 38 into 15, 22 into 35 and 11 into 15. What I can do here is I can cancel out a 5 as well. तो 5 निकाल दूंगा तो ये 3 बचेगा. This will be 5 sevens are and this will be 5 threes are again. So what will I get? I'll get 38 into 3. अब 3 तो cancel नहीं कर सकते because यहाँ पे 22 into 7 है. But let's see what happens. 38 into 3 is 114 divided by 22 into 7 is 154 minus 11 threes are 33. So I am going to get 114 divided by 121. So the correct answer is option C. Now, even without doing anything, you know that भाई मेरा न्यूमरेटर जो है ना वो 38 by 100 into 1500 है, और डिनोमिनेटर में 38 या 19 दूर दूर तक नहीं दिख रहा। सो माय न्यूमरेटर हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 38। 14 38 का मल्टीपल है क्या? नहीं है। 2 कैंसिल करने के लिए मुझे 19 कहीं पे लगेगा, वो भी नहीं है। 53 is not a multiple of 38. So my biggest suspect here is going to be option C that we have here. Another thing that you can see here is यहाँ पे 22 by 100 है तो 11 का मल्टीपल, यहाँ पे 11 by 100 है अगेन 11 का मल्टीपल, डिनोमिनेटर 121। दैट गिव्स मी अ कंफर्मेशन दैट मोस्टली माय आंसर इज ऑप्शन सी। तो मैं सी मार्क करके आगे चला जाऊंगा विदाउट इवन कैलकुलेटिंग व्हाटएवर आई डिड इन द सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The number of girls enrolled in arts, science and commerce forms what percent of the total number of students in college? अब यहाँ पे arts, science and commerce, तो यहाँ पे 38 plus 21 plus 11, so 38 plus 21 plus 11 अगर मैं करता हूँ, so what is the percentage of the total number of girls that I'm getting? वो question है। 38 plus 21 is 59 plus 11 is 70, तो 70% ऑफ 1500 ये मुझे पता है, बट व्हाट इज इट इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 3500 है। सो व्हाट विल आई डू हियर? आई जस्ट राइट 70 by 100 into 1500 डिवाइडेड बाय 3500। सो क्या मिलेगा यहाँ पे? ये दो जीरोस कट हो जाएंगे, यहाँ से एक जीरो कट हो जाएगा। 7 5 35, 5 3 15, 3 by 100 that is going to be 30% that you have. So option E, that is 30%. So girls अगर मैं देखता हूँ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, आई डोंट नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर्स, बट इट इज गोइंग टू बी 70% ऑफ 1500 या 1050 अगर करते हो कैलकुलेट तो 1050 एज अ परसेंटेज ऑफ 3500 इज गोइंग टू बी 30%, तो वही अपना आंसर बनेगा। So that is one way in which you can solve this very very easily. Let's move on to the next question.
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन साइंस एंड कॉमर्स टुगेदर? अब ये भी मतलब पुराने वाले क्वेश्चंस के जैसा ही है. सो यू आर बेसिकली गोइंग टू गेट 32% ऑफ 1500. By now you would have realized that 32 into 15 अगर मैं कर रहा हूँ, I'll break it down into two parts, 32 into 10 and 32 into 5. अगर 32 into 10 320 पता है तो into 5 very easy, half of that. तो वो 320 का half is 160. तो अपने को total मिलेगा 480. So the correct answer here is option D, that is 480, very very quickly. Let's move on to the next question. A number when divided by 195 leaves a remainder of 47. If the same number is divided by 15, the remainder will be. अब सारे रिम नंबर्स जो 195 से डिवाइड करने का 47 का रिमाइंडर देते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं. आई कैन थिंक ऑफ वन वेरी इजी नंबर जिसको अगर मैं 195 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 47 का, एंड दैट नंबर इज 47 इटसेल्फ. अब 47 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं, व्हाट इज गोइंग टू बी द रिमाइंडर? 15 3 are 45, रिमाइंडर 2, ऑप्शन बी, दैट इज माय आंसर, दैट्स इट. इसके आगे और सोचने की जरूरत नहीं है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the famous Bel Air apartments in Ranchi, there are three watchmen meant to protect the precious fruits in the campus. However, one day a thief got in without being noticed and stole some precious mangoes. On the way out, however, he was confronted by the three watchmen, the first two of whom asked him to part with one third of the fruits and one more. The last asked him to part with one fifth of the mangoes and four more. अब उसके पास मैंगोज ही नहीं बचे थे तो क्या हो गया? तो यहाँ पे बेसिकली हो रहा है, भाई वो जाता है अपना मैंगोज का थैली लेके, ठीक है, वो थैली लेके जा रहा है. अब फर्स्ट वॉचमैन उसको पकड़ लेता है, बोलता है भाई वन थर्ड तुम्हारे बैग के अंदर जो भी है वो दे दो और एक एक्स्ट्रा मैंगो मेरे को दे दो. सेकंड वॉचमैन भी वही बोलता है, मेरे को वन थर्ड जो भी तुम्हारे बैग के अंदर है वो दे दो और एक मैंगो एक्स्ट्रा दे दो. थर्ड वाला बोलता है तुम्हारे पास जो भी वन फिफ्थ मैंगोज बचे वो दे दो और एक मैंगो और चार मैंगोज दे दो, सॉरी. इसके बाद उसके पास कुछ मैंगो बचते ही नहीं है. सो हाउ मेनी मैंगोज डिड ही स्टील इन द फर्स्ट प्लेस? दैट इज द क्वेश्चन. अब यहाँ पे द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस इज बाय प्रोसीडिंग बैकवर्ड्स, ठीक है. अब मुझे ये पता है दैट 1/5 ऑफ समथिंग प्लस 4 इज 0. इसका मतलब क्या बना? तो सबसे लास्ट चीज क्या हुई थी, उसने चार मैंगोस दिए. चार मैंगोस देने के पहले उसने वन फिफ्थ दे दिया था मैंगो, ठीक है. तो वन फिफ्थ मैंगो देने के बाद अगर उसके पास चार बचे थे तो फोर फिफ्थ ऑफ व्हाट ही हैड वुड हैव बीन फोर मैंगोस. इसका मतलब ये बनता है कि उसके पास यहाँ पे पांच मैंगोस थे. कैसे पता चला? पांच में से उसने वन फिफ्थ मतलब एक मैंगो दे दिया, फिर चार दे दिए तो बने बचे जीरो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अब यहाँ पे भी वन थर्ड प्लस वन था, तो प्लस वन को पहले मैं वापस दे दूंगा चोर को. अगर मैं टेप को रिवाइंड करता हूं तो वन थर्ड दिया मैंने, पहले जो भी था वन थर्ड दे दिया, उसके बाद मैंने एक दे दिया, उसके बाद मेरे पास पांच बचे. तो एक देने के पहले आई वुड हैव हैड सिक्स लेफ्ट, बट सिक्स मेरे पास बचे थे वन थर्ड देने के बाद. तो वन थर्ड मैंने दे दिया, फिर मेरे पास बचे सिक्स, विच बेसिकली मीन्स नाइन वुड हैव बीन द नंबर विथ मी बिफोर दिस आइटरेशन. इसके पहले क्या हुआ था, मैंने एक मैंगो दे दिया तो वो एक मैंगो मैं वापस ले लूंगा 10. नाउ 10 इज बेसिकली आफ्टर यू हैड गिवन अवे वन थर्ड. तो वन थर्ड देने के बाद अगर तुम्हारे पास 10 बचे, विच बेसिकली मीन्स 10 इज द टू थर्ड ऑफ व्हाट यू हैड, विच मीन्स दैट यहाँ पे उसके पास 15 मैंगोज थे टू स्टार्ट विथ. तो द आंसर इज ऑप्शन सी. यू कैन ऑल्सो लुक एट इट बैकवर्ड्स एंड सी व्हाट हैपेंस. 15 में से उसने वन थर्ड दे दिया, मतलब पांच मैंगो दे दिए और एक मैंगो दिया, तो नौ मैंगोज बचे. नौ मैंगोज का वन थर्ड दे दिया तो छह बचे, उसमें से भी एक दे दिया तो पांच बचे. पांच में से वन फिफ्थ दे दिया तो चार बचे, चार के चार दे दिए तो जीरो बचे, तो कुछ नहीं बचा उसके पास. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 15 मैंगोस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. The average amount of money that 10 girls have is 45 rupees. When two more girls join, the average increases by 2 rupees. Find the average amount of the two new girls. अब एक चीज ये कर सकते हैं, देखो 10 गर्ल्स के पास ना 45 का एवरेज है, which means they have 450 in total. अब ना इनके पास दो गर्ल्स ज्वाइन होती हैं A plus B, लेट्स से. इसके बाद बनता है इनका एवरेज डिवाइडेड बाय 12 करने के बाद. अब यहाँ पे एवरेज इंक्रीज बाय 2 मतलब बना 47. आई नीड टू फिगर आउट व्हाट इज द एवरेज अमाउंट with the two girls. So a plus b by 2 का वैल्यू कितना है ये पता करना है. So one way of doing it is I will do 12 into 47. So 480 plus 12 sevens are 84, which is going to give you 480 plus 84, that is 564. तो अपने को मिलेगा a plus b is 564 minus 450 मतलब 114. तो a plus b का वैल्यू बन जाएगा 114 by 2, which is going to be 57. So अपना आंसर इज ऑप्शन ए. बट इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है. So what you'll have to do, you just have to understand that अगर दो गर्ल्स ज्वाइन करते और दोनों के पास 45 होता तो एवरेज आगे बढ़ता ही नहीं, एवरेज उतना ही रहता. बट एवरेज इंक्रीज हो रहा है, 12 गर्ल्स का एवरेज इंक्रीज हो रहा है, दो से इंक्रीज हो रहा है, which basically means that these two new girls who are coming are getting 45 and they're getting surplus that gets distributed among 12 people.
अब 12 लोगों का अगर एवरेज 2 से बढ़ रहा है, इसका मतलब वो लोग जितना जरूरत था उससे 24 ज्यादा लेके आ रहे हैं। अगर दोनों मिलके 24 लेके आ रहे हैं एक्स्ट्रा, विच मीन्स दैट ईच वन इज गेटिंग 12 एक्स्ट्रा। 45 प्लस 12 विल गिव यू 57 एज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू कैन विजुअलाइज इट। थोड़ा इसको पीछे कर लेना, गो बैक अनदर 40 सेकेंड 1 मिनट एंड लिसन टू व्हाट आई सेड। अगर सेंस बन रहा है, यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ओरली। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The average salary per head of all the workers in a company is 95 rupees. The average salary of 15 officers is 525 and average salary per head of the rest is 85. अपने को total workers चाहिए. Now this is an allegation rule based question. अब सारे employees का average is 95. That is what we know. The average salary of 15 officers. तो 15 officers मतलब यहाँ पे मैं just लिखता हूँ 15 officers. कितना इनका एवरेज है 525 एंड द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट इज 85। ये मैं बोल रहा हूं अदर्स की बात। ठीक है, तो दीस आर ऑफिसर्स, दीस आर अदर्स। अब मुझे ये पता करना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ऑफिसर्स प्लस अदर्स का वैल्यू मुझे पता करना है। आई नो दैट दिस इज 15। अब मुझे ये पता चल रहा है दैट 95 और 85 के बीच का गैप इज 10। 10 करेस्पॉन्ड्स टू 15। 525 और 95 के बीच में कितना गैप है? 430 का गैप है ना। सो दिस शुड बी 43 टाइम्स ऑफ दिस। अगर 10 यूनिट्स इज 15 तो 430 यूनिट्स मतलब 43 इंटू 15 हो गया ना। सो अगेन यू कैन डू द सेम थिंग, 430 प्लस 43 इंटू 5। सो इफ यू नो योर मैथ्स इट्स वेरी इजी। नहीं तो नॉर्मली भी कर सकते हो। 15 3s आर 45, 15 4s आर 60, 645। तो 645 तो है यहाँ पे, बट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैज बीन आस्क्ड। मैं थोड़ा सा इविल होता ना, यहाँ पे मैं एक ऑप्शन डाल देता 645, बहुत अच्छे से पीपल वुड हैव मार्क्ड इट। बट नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल। 645 प्लस 15 is going to be 660। so the correct answer here is option A, that is 660। तो बहुत ही easy question है if you know how to apply the allegation rule। Next question. The largest four digit number which is a perfect cube is which one? अब यहाँ पे मुझे पता करना है कि 4 digit cubes कहाँ पे आते हैं। So one thing I know that 20 cube is 8000। तो ये तो पता है कि 20 से बड़ा नंबर ही होना चाहिए। 21 क्यूब होता है, 22 क्यूब होता है एंड सो ऑन। तो 21 क्यूब देख लेते हैं। अगर 21 स्क्वायर पता है तो लाइफ बिकम्स मच इजियर। 441 इंटू 21। अब ये तो मतलब लग नहीं रहा है कि 1 तो इनके ऊपर जाएगा। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टिंक्ट्स हियर। ठीक है, 22 क्यूब इज 484 इंटू 22 नाउ। अब 484 इंटू 22 कर दिया मैंने, ये शायद ऊपर जा भी सकता है। 23 क्यूब जैसे ही मैं बोलता हूँ 529 इंटू 23, ये तो 529 इंटू 20 करने पे ही वो 1000 के ऊपर चला जाता। तो ये तो मेरा आंसर नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो इन दोनों में से मेरा आंसर होना चाहिए। नाउ 441 इंटू 21 विल एंड इन अ 1 एंड 484 इंटू 22 विल एंड इन एन 8। ऑप्शंस में देख लो, कोई भी नंबर 8 में एंड नहीं हो रहा, एक नंबर 1 में एंड हो रहा है। लेट्स ट्राई टू सी इफ 21 क्यूब इज इंडीड 9261। तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू डिवाइड दिस बाय 7 एंड सी अगर डिविजिबल है कि नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर मैं 7 और 3 से भी डिवाइड करके देख लूं तो आई शुड गेट दिस 441। तो मैं क्या करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा। तो यू विल गेट 7 13 जा 91, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ये मिलेगा। अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। दैट इज एग्जैक्टली अवर आंसर। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी 9261। Next question. A mobile company offered to pay the Indian cricket team as much money per run scored by the side as the total number it gets in a one-dayer against Australia. Which of the following cannot be the total amount spent to be spent by the company in this deal? तो एक रन स्कोर करोगे तो यू विल बेसिकली गेट दी सो मच मनी दैट यू हैव। ठीक है, तो पर रन स्कोर बाय दी साइड अगर करेंगे तो उतना पैसा मिलेगा। तो बेसिकली यू आर सेइंग दैट व्हाटएवर रन्स यू आर स्कोरिंग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर मिलेगा। दैट इज द होल पार्ट। सो पर रन स्कोर का मतलब क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया स्कोर्स 271 रन्स। तो इसका मतलब क्या बना, हाउ पर रन स्कोर मतलब एक रन के लिए उनको 271 मिलेगा। ठीक है, पर रन स्कोर दे विल गेट 271 रुपीज। सो 271 रन के लिए दे विल गेट 271 स्क्वायर। दैट इज द आइडिया। तो कौन सा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये पता करना है ना। इफ यू नो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर ना दो लास्ट टू डिजिट की साइक्लिसिटी होती है। सो 01 04 09 16 25 36 64 49 81 00 21 44 एंड सो ऑन। ऐसे करके 25 मेरे पास कॉम्बिनेशन होते हैं। Now if you look at it, 04 is something that a square ends in. 69 is something that 13 square ends in. Possible है। 61 भी possible होगा। 08 में कोई भी स्क्वायर एंड नहीं होता।
no perfect square ends in 08, because of which our answer is going to be option D, that is 121,108. 41 में भी कोई perfect square end होता है तो हो सकते हैं. I am not trying to verify whether A, B, C and E are perfect squares or not, but I know for sure that D is not a perfect square. The runs that you score has to be an integer, because of which you know that 121,108 ये पक्का perfect square नहीं है, तो ये पक्का मेरा आंसर भी नहीं हो सकता. And the question is which of the following cannot be the total. So the answer here is option D. Next question. The difference between CI and SI on a certain sum of money for 2 years at 15% per annum is 45. Find the sum. Now you have to understand one thing. क्या होता है? पहले तुम्हारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है? तो प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट पे तुमको एक कुछ इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में सॉरी, और सेकेंड ईयर में फिर से उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा. तो फाइनली क्या होगा, तुम्हारा P+2I ऐसे कुछ सिचुएशन दिखेगा. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, फर्स्ट ईयर के बाद P प्लस आई मिलेगा, तो नाउ माई प्रिंसिपल बिकम्स P प्लस आई. अब P के ऊपर मुझे I इंटरेस्ट मिलेगा एंड I के ऊपर मुझे I% ऑफ I इंटरेस्ट मिलेगा. थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट इंटरेस्ट भी मुझे इंटरेस्ट जनरेट करके दे रहा है. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद अगर मैं देखूंगा तो मुझे P+2I तो मिलेगा ही मिलेगा, बट मुझे ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है ना, ये भी मिल जाएगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI. अब यहाँ पे अगर मुझे देखना है तो SI एंड CI में 2 साल के बाद क्या डिफरेंस आता है. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट जो 45 का डिफरेंस आ रहा है ना, दैट डिफरेंस इज प्योरली बिकॉज दिस 45 इज इंटरेस्ट ऑन टॉप ऑफ इंटरेस्ट. So I can say that 45 is 15% of the interest earned in year one. अगर 15% of interest earned in year one is 45, so what will be the value of interest earned in year one? 300 rupees होना चाहिए. But what is interest earned in year one? It is 15% of the principal. So 15% of the principal अगर 300 है, so what should have been the principal? The principal should have been 2000 rupees. So the correct answer here is going to be option C, that is 2000 rupees जो sum होगा. इसका एक शॉर्टकट भी है. You basically know that the difference between CI and SI on a certain sum of money P for 2 years is going to be PR square by 100. तो ये मिल जाएगा. Again you will be able to handle it very easily. अगर इसके अंदर भी उसको प्लग इन कर लोगे तो you will be able to get the answer to this particular question. तो इसको भी प्लग इन करके देख लेते हैं and let's just confirm if you are getting the right answer or not. So let's just put the values and see. तो यहाँ पे प्रिंसिपल अपने को फाइंड आउट करना है, बट द गैप इज 45 हियर. अब अपने को क्या पता है, प्रिंसिपल इज समथिंग वी हैव टू फाइंड आउट. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%. So 15 by 15, 15 into 15 rather, divided by 100 is going to be 45. So you'll get 45 into 5, 5 by 20, and of course this is going to be 100 square, sorry. So 20 into 100 करेंगे तो P का वैल्यू will be 2000. तो ये भी मिल जाएगा. P into R by 100 the whole square, that is the difference between SI and CI for 2 years. Difference between CI and SI for 2 years is P into R by 100 the whole square. R square by 100 square, that is what we write it. But P into R by 100 the whole square से भी आ जाएगा. ठीक है. So that is how you can do it. But आई थिंक लॉजिकली अगर सोचोगे तो इट बिकम्स मच इजियर, क्योंकि अगर बड़े ड्यूरेशन के अंदर भी 6th एंड 7th ईयर के बीच का कंपैरिजन भी अगर आता है, इवन इन दोस केसेस यू कैन यूज द फर्स्ट मेथड दैट आई mentioned. So now let's have a look at the next question that we have. Three girls start jogging from the same point around a circular track and each one completes one round in 24 seconds, 36 seconds and 48 seconds respectively. After how much time will they meet at one point? अब तीनों को एक ही पॉइंट पे मिलना है. Now, without getting into a lot of technicalities, just try to understand what exactly will happen after every 24 seconds, every 36 seconds, every 48 seconds, and so on. अब तीनों को एक साथ मिलना चाहिए. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ वी आर जस्ट कंसिडरिंग द फर्स्ट गर्ल एंड द थर्ड गर्ल, तो क्या हो जाएगा, जो थर्ड गर्ल है ना वो यहां से शुरू करेगी, बट उसको आके यहाँ पे वापस पहुंचने में 48 सेकेंड्स लगेंगे. उतने टाइम में द फर्स्ट गर्ल वुड हैव गॉन एक राउंड पूरा एंड देन अनदर राउंड पूरा. सो इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट राउंड कर रहे हैं तो दिस इज बेसिकली व्हेन ए इज हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, देन सी कहां पे होगी उस टाइम पे, सी वुड बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट ए. फिर क्या हो जाएगा, सी धीरे 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 विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट एंड ए विल आल्सो रन टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट. सो अगर टेक्निकली देखा जाए, आफ्टर स्टार्टिंग टुगेदर दे विल मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द ओरिजिन. वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर ये ओरिजिन पे ही मिलते जा रहे हैं तो थर्ड जो गर्ल है उसको भी ओरिजिन पे ही आना पड़ेगा. तो ओरिजिन पे कब आएगी, so यहाँ पे we have to understand that the first girl comes to the origin after every 24 seconds, second girl comes to the origin after every 36 seconds, and third girl comes to the origin after every 48 seconds.
तो अपने को क्या करना है, ओरिजिन पे कब आएंगे, एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 48। अब यहाँ पे 24 और 48 का एलसीएम, तो यू नो दैट गोइंग टू बी 48, बिकॉज अगर दो नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर है तो जो बड़ा मल्टीपल होगा वो डेफिनेटली बनेगा मेरा एलसीएम। तो मुझे पता करना है 48 एंड 36 का एलसीएम कितना है। नाउ देयर इज दिस वन क्वेश्चन दैट यू टू आस्क योरसेल्फ, 48 के पास ऐसा क्या है जो 36 के पास नहीं है। 36 के पास ऑलरेडी एक 3 है, और 16 जो दूसरा फैक्टर है उसमें से 4 ऑलरेडी 36 के पास है। बट अगर 4 अगर मैं दे देता हूँ 36 को, तो 36 विल बी वेरी हैप्पी, इट विल गेट 144। सिमिलरली अगर मैं 48 के बारे में पूछता हूँ तो भी सेम चीज है। नाउ 48 ऑलरेडी हैज द 4 दैट 36 हैज, 48 also has a 3 that 36 has. What 48 lacks is another 3 that 36 possesses. तो 144 will be the LCM, which basically means 144 seconds के बाद वो मिलेंगे। 144 seconds is how many minutes? 60, 8 plus 60, 120 plus 24. Option B is going to be the answer to this particular question. So now let's go to the next question. A certain number when divided by 899 gives a remainder 63. What is the remainder when the same number is divided by 29? अब यहाँ पे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है. What you have to understand is we have to find one number that when divided by 899 gives me a remainder of 63. सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको अगर 899 से डिवाइड करेंगे तो 63 का रिमाइंडर मिलेगा. It is 63 itself. तो अपने को सिर्फ 63 डिवाइडेड बाय 29 करना है. इफ यू नो द टेबल ऑफ 29, वेरी इजी फॉर यू. 29 2 58, तो रिमाइंडर बचेगा 5 मेरे पास. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज 5 फॉर दिस वन. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर. तो इसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं. सो प्राइम नंबर देखने के ना 2-3 तरीके होते हैं, तो मैं बताता हूँ क्या चीजें होती है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिवाइडिंग द नंबर्स एग्जैक्टली. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कोई भी प्राइम नंबर जो होगा ना वो या तो 6 के +1 के फॉर्म में होगा या 6 के -1 के फॉर्म में होगा. मीनिंग दैट इफ यू डिवाइड दैट नंबर बाय 6, either you are going to get 1 as the remainder or you are going to get 5 as the remainder, -1 और 5 as the remainder. अब यहाँ पे अगर मैं वो वाला चेक कर लेता हूँ तो क्या होगा, 161. तो 161 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ ना तो 1 या 5 का रिमाइंडर होना चाहिए. दैट इज द होल आइडिया. सो 161 डिवाइडेड बाय 6 विल गिव यू व्हाट, 6 2 12, 41 एंड यू विल गेट 5 एज द रिमाइंडर. 221 में क्या होगा, 6 3 18, 41, अगेन यू विल गेट 5 एज द रिमाइंडर. 6 6s are 36, 6 2s are 12, 1 as the remainder. 6 6s are और 6 7s are 42, 17 बचा, 5 रिमाइंडर आ गया. 6 1s are or 6 9s are 54 and you will get 27 left, which will give you 3 as the remainder. तो ये तो पक्का प्राइम नहीं है. You can also look at it that 5 plus 6 plus 7 is 18. तो sum of digits is a multiple of 3 और 9. तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा. तो ये अपना आंसर नहीं है. So our answer is one of these four. That's what we know. Now the other way of doing this is एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा के अंदर, which basically says that a plus b multiplied by a minus b अगर अपन करेंगे तो we will get the number in the form of a square minus b square. अगर ये वाला नंबर जो है, ठीक है, ये कोई तो एक नंबर है जो एग्जिस्ट करता है, लेट से. अगर मुझे पता करना है कि एक जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके अंदर. इफ आई कैन समहाउ कम टू दिस कंक्लूजन दैट a स्क्वायर इज गिवन बाय n प्लस b स्क्वायर, तो मेरा काम बन जाएगा. अगर मैं बोल रहा हूं दैट एक नंबर मेरे पास है n, उसके अंदर मैं एक स्क्वायर ऐड करता हूं जिससे एक दूसरा स्क्वायर अगर बनता है, देन आई नो दैट n विल हैव टू फैक्टर्स a प्लस b एंड a माइनस b. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है टू अंडरस्टैंड, बट अंडरस्टैंड हियर दैट अगर मैं कोई भी नंबर में b स्क्वायर ऐड करूं तो मेरा लाइफ इजी हो सकता है. नाउ b स्क्वायर के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं. इट कैन ईदर बी 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन. एटलीस्ट व्हाट आई वुड वांटेड टू चेक इज 4 and 9 और इवन 1 फॉर दैट मैटर. तो कोई भी नंबर में ना 4 या 9 एटलीस्ट वो तो ऐड करके देख लो एंड सी इफ यू आर गेटिंग सम परफेक्ट स्क्वायर. अगर परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है 4 या 9 ऐड करने के बाद या 16 या 25 ऐड करने के बाद, इट मींस दैट द ओरिजिनल नंबर वुड नॉट बी अ प्राइम नंबर बिकॉज a प्लस बी और a माइनस बी उसके दो फैक्टर्स होंगे. सो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है. 161 प्लस 4 इज नॉट रियली अ परफेक्ट स्क्वायर. 161 प्लस 9 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो अभी के लिए छोड़ देते हैं. 221 प्लस 4 225, ऑब्वियसली अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो ही नहीं सकता प्राइम नंबर. अब मैं इसके पीछे का वर्किंग बताता हूँ. 221 प्लस 4 इज 225, तो ये मुझे समझ में आ गया. अब 225 इज द वैल्यू दैट आई हैव गॉट फॉर a स्क्वायर, राइट. तो a स्क्वायर इज 15 स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज 4 विच इज 2 स्क्वायर. तो n का वैल्यू क्या होगा, 15 प्लस 2 इंटू 15 माइनस 2, which will basically be 17 into 13. तो 17 into 13 होता है 221. एंड ये अगर फैक्टराइज नहीं करना है, जस्ट add 4 to it and see if it works or not. नेक्स्ट 373.
373 plus 1, not a perfect square. 373 plus 4, 377, not a perfect square. 373 plus 9, 382, not a perfect square. Plus 16, again you will reach 389 and so on and so forth. चलो अभी तो समझ में नहीं आ रहा, let it be. 437 plus 4 gives us 441. 441 is a perfect square, तो ये अपना आंसर नहीं है. So even without dividing anything, actually we have figured out that our answer is going to be either 161 या 373 में से कोई तो एक मेरा आंसर होगा. Now what else can we do in this particular context? Again, you can look at what happens if you factorize 161, let's say. तो 161 is an easier number to factorize. तो 161 को अगर अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिविजिबल नहीं है. What about 7? तो 161 by 7 is going to be 7 2s are 14 and 7 3s are 21. So this is 23 into 7. ठीक है, सो 23 into 7 बनता है 161, which definitely means that it is not a prime number. तो 373 will definitely be a prime number. एंड अगर 161 का थोड़ा और खेलोगे, यू विल रियलाइज हाउ एग्जैक्टली कैन वी गेट इट एज सम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में. ठीक है, तो 161 को अगर मैं देख रहा हूँ तो व्हाट विल आई गेट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. 161 प्लस 1 तो नहीं चलेगा, प्लस 4 नहीं चलेगा, प्लस 9 विल गिव 170, प्लस 16 विल गिव मी 177 ऑकवर्ड नंबर, प्लस 25 इज गोइंग टू गिव मी 186, प्लस 36 is going to give me 197, plus 49 is going to give me 210. Then you will get plus 64 अगर करते हो. 161 plus 64 basically is going to give you 225. तो यहाँ पे भी वो consistent है, just that बहुत आगे जाना पड़ रहा है. इससे बेटर है कि डिवाइड कर लो. So the idea behind this shortcut is for you to be able to eliminate some options directly so that you don't have to sit and check for each and every option. तो ये हमेशा ट्राई करना next time whenever you come across this kind of a question. And the third way of doing this is the simpler way, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट देखते हैं और वहां तक के प्राइम नंबर्स उसको डिवाइड करके चेक करते हैं. So 161 का स्क्वायर रूट इज गोइंग टू बी बिटवीन 12 and 13 ना, 12 पॉइंट समथिंग होगा 161 का स्क्वायर रूट. तो अपन 12 तक जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे 161 को डिवाइड करके देखेंगे डिवाइड होता है कि नहीं होता. 12 पॉइंट समथिंग, तो 13, 17, 19 ये सबसे मुझे डिवाइड करके देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वन फैक्टर विल बी लेस देन द स्क्वायर रूट, वन फैक्टर विल बी ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट. सो दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क हियर. ठीक है, सो 3 मेथड्स पता चले टू फिगर आउट वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The largest 4-digit number which when divided by 4, 7 or 13 leaves a remainder of 3 in each case is what? तो यहाँ पे एक सिंपल मेथड होता है जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि चलो LCM लेते हैं 4, 7 और 13 का एंड लेट्स ऐड 3 टू इट. तो ये फॉर्म में जो भी नंबर्स होंगे ना वो सारे के सारे नंबर्स होंगे जो रिमाइंडर ऑफ 3 देंगे व्हेन यू डिवाइड द नंबर बाय 4, 7 और 13. बट अब ये करते बैठेंगे तो अपने को 4 और 7 का चलो मिल जाएगा LCM 28 एंड 13 का LCM यू विल हैव टू डू 28 into 13 विच इज गोइंग टू बी 280 प्लस 84 और 364. तो मुझे 364 प्लस या 364K प्लस 3 के फॉर्म में तो नंबर मिल गया, बट मैं 4 डिजिट नंबर तक कैसे जाऊंगा, दैट्स अ प्रॉब्लम. सो वहाँ पे क्या करना है, यूज द ऑप्शंस, क्योंकि 5 ऑप्शन है मेरे पास तो मैं ऑप्शंस यूज करके बहुत इजीली इसको कर सकता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद 4. 4 इज द इजीएस्ट वन. 4 के लिए मुझे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं. 39 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव मी रिमाइंडर ऑफ 3, सो दिस ऑप्शन इज फाइन. 31 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव मी अ रिमाइंडर ऑफ 3 बिकॉज 4 7s are 28 होता है तो 3 बचे, तो ये ऑप्शन भी वैलिड है. 34 डिवाइडेड बाय 4 विल नॉट गिव मी अ रिमाइंडर ऑफ 3, इट विल गिव मी अ रिमाइंडर ऑफ 2, तो ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता. 93 by 4 is going to give me a remainder of 1, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता. 67 divided by 4 is going to give me a remainder of 3, तो ये मेरा आंसर हो सकता है. Now I have ensured that C और D मेरे आंसर्स है ही नहीं. तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए. सो आई विल ऑलवेज स्टार्ट विद द लार्जेस्ट ऑफ द रिमेनिंग ऑप्शंस. सो 9831 से शुरू करते हैं. What will happen in case of 9831? 9831 by 4 का तो हम लोगों ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है. 7 से डिवाइड करके देखते हैं. अब अगर 7 का टेबल पता है या 14 का टेबल पता है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट 98 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7. अब 98 अगर 7 से डिविजिबल है तो 31 by 7 बचा मेरे पास. 31 by 7 का रिमाइंडर इज 3, तो 7 से भी डिवाइड करने पे 3 का रिमाइंडर देगा. 13 से डिवाइड करने पे क्या होगा, 13 7s are 91, बचा 73. 13 5s are 65, बचा मेरे पास 81. 81 डिवाइडेड बाय 13 विल गिव यू 13 6s are 78, तो बचा 3. सो 13 से भी ये 3 का रिमाइंडर दे रहा है और यही सबसे बड़ा ऑप्शन है, इससे बड़ा ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास. सो 9831 इज गोइंग टू बी आवर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.
अब इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, दैट यू ट्राई टू डू सम ट्रायल एंड एरर एंड ट्राई टू फिगर आउट हाउ एग्जैक्टली दिस वर्क्स. सो अगर मैं बोलता हूँ कि 364 इंटू समथिंग हैज टू बी लेस दैन अ 5 डिजिट नंबर, तो क्या कर सकते हैं? तो द ऑब्वियस थिंग दैट यू माइट थिंक अबाउट इज 30. 36 इंटू 30 करेंगे तो 10,800 या 10800 तक चला जाएगा, उसके ऊपर ही चला जाएगा. सो आई एम नॉट लुकिंग एट 30, आई एम लुकिंग एट 29 लेट्स से. एंड ऐसे कर करके यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट, बट दैट विल टेक सम टाइम. It's better for you to directly divide it using the options and you will be able to reach the answer in a faster manner. Let's look at the next question. Now this is a difficult question. Okay. A pendulum strikes 5 times in 3 seconds and another pendulum strikes 7 times in 4 seconds. If both pendulums start striking at the same time, how many clear strikes can be listened in 1 minute? अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर देखते हो तो देखो ये 3 सेकेंड्स में 5 बार सुनाई दे रहा है दिस पेंडुलम, विच बेसिकली मीन्स इन 1 मिनट विच इज 60 सेकेंड्स, ये कितनी बार सुनाई देगा? 3 सेकेंड्स में 5 टाइम्स, सो 60 सेकेंड्स में कितना? 20 इंटू 5 100 टाइम्स. ठीक है, सो पेंडुलम 1 जो होगा वो मुझे 100 टाइम्स सुनाई देगा. व्हाट अबाउट पेंडुलम 2? पेंडुलम 2 स्ट्राइक्स 7 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स, मतलब हर 4 सेकेंड में मुझे 7 बार सुनाई दे रहा है. तो 60 सेकेंड्स में क्या होगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय 15 इज 60, तो 7 इंटू 15 दैट इज 105 टाइम्स मुझे पेंडुलम 2 सुनाई देगा. सो टोटल मुझे 205 बार सुनाई देना चाहिए दोनों पेंडुलम्स के आवाज. सो आई विल गो एंड मार्क 205, बट दैट इज नॉट अवर आंसर. व्हाई? बिकॉज देयर माइट बी अ सिचुएशन जहां पे दोनों पेंडुलम मुझे एक साथ सुनाई देंगे. तो वो कैसे मुझे पता चलेगा? राइट, सो आई हैव टू रिमूव दोज केसेस जहां पे पेंडुलम 1 स्ट्राइक्स एंड पेंडुलम 2 आल्सो स्ट्राइक्स. फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड पेंडुलम स्ट्राइक क्या क्या इंस्टेंसेस पे करेगा. सो 5 टाइम्स इन 3 सेकेंड्स कर रहा है, सो वी कैन से दैट एवरी 3/5 ऑफ अ सेकेंड पे पेंडुलम 1 स्ट्राइक करता रहेगा. सो बेसिकली आई एम सेइंग 3/5, देन 6/5, देन 9/5, देन 12/5. ये फ्रीक्वेंसी पे पेंडुलम 1 रिंग करता रहेगा, स्ट्राइक करता रहेगा. व्हाट अबाउट पेंडुलम 2? पेंडुलम 2 4 सेकेंड में 7 बार करता है, मतलब एक बार करने के लिए कितना टाइम लगता है? 4/7 ऑफ अ सेकेंड. सो 4/7, 8/7, 12/7 ऐसे चलता जाएगा यहाँ पे. And this is basically going to be the frequency at which these operate. Now I have to basically figure out कि ये दोनों एक साथ कब रिंग करेंगे. ये कैसे पता चलेगा मुझे? I will basically have to take the LCM of 3/5 and 4/7. ये करने पे मुझे पता चलेगा. Now what is the LCM of 3/5 and 4/7? अगर देखते हो तो so LCM of fraction is given by LCM of the numerators divided by HCF of the denominators. अब LCM of the numerators 3 and 4 is 12, तो ये मुझे पता है. And HCF of the denominators 5 and 7 का HCF क्या है? 1 है, तो 12/1. तो every 12 seconds they will ring together. ये मुझे समझ में आ गया है. ठीक है, सो every 12 seconds they will ring together. अब सबसे पहली बार तो वो 0 पे रिंग कर रहे हैं, फिर 12 पे करेंगे 24, 36, 48 and 60. So they will ring together 6 times. They will ring together in 1 hour. 5 times नहीं है, 6 times है, which basically means 205 minus 6 is going to give us 199 as the answer. So the correct answer to this question is 199. It's not 205, it's not 200, it is 199. Let's move on to the next question. There are 6 teachers. Out of them, 2 are primary teachers, 2 are secondary teachers. They are to stand in a row so as the prime teachers, middle teachers and secondary teachers are always in a set. तो तीनों एक set में हैं. So we are basically saying that 2 primary teachers should be together, 2 middle teachers should be together and 2 secondary teachers should be together. तो ये होना चाहिए. अब ये आपस में कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, बट वी आर सेइंग दैट these 3 groups or these the 2 similar teachers have to always be next to each other. तो अभी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? नाउ बिकॉज आई हैव 3 such groups, these 3 groups can be arranged among themselves in 3 factorial ways. So primary, middle, secondary, या primary, secondary, middle, या middle, primary, secondary, या middle, secondary, primary, या फिर secondary, primary, middle, secondary, middle, primary. तो ये 6 में से कुछ भी एक केस पॉसिबल है 3 factorial ways. We also know that जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं they can be arranged among themselves in 2 factorial ways. मिडिल स्कूल के टीचर्स can be arranged in 2 factorial ways and secondary स्कूल के टीचर्स can be arranged in 2 factorial ways. So 3 2s are 6 आ जाएगा, into 2 12, into 2 24, into 2 will be 48. So the correct answer here should be option B, that is 48. Repetition के arrangements ठीक से समझ लेना, it's a very important concept when it comes to the CET. The present age of a son is half of the present age of his mother. So अभी अगर मुझे इसको fraction में लिखना है, so I'll basically say that present age of the son is half the present age of the mother, or in other words I can say that son by mother will be 1/2. ये समझ में आ गया. 10 years ago his mother's age was thrice the age of her son. So 10 years ago s minus 10
मदर का एज जो था दैट वाज थ्राइस द एज ऑफ द सन. सो मदर का एज 10 years ago शुड हैव बीन m-10, सन का एज s-10, मदर का एज वाज थ्राइस द एज ऑफ हर सन. तो ये पता चलता है. So I am also going to get here that s minus 10 upon m minus 10 is going to be 1 by 3. Now I need to figure out what is the present age of the sun. तो इसको करने के दो तरीके हैं. One thing you can do is, of course, तीन तरीके. चलो तो एक तरीका है you just solve these two equations simultaneously. m के जगह पे 2s डाल दो. So m के जगह पे 2s डाल दोगे. s minus 10 upon 2s minus 10 is 1 by 3. 2s minus 10 equals 3s minus 30. s will be equal to, you will get something and you will be able to get the answer very quickly. ठीक है, वो कर सकते हैं. The other way of doing it is use the options. अब present age of son अगर 20 years है तो present age of mother will be 40 years. 10 years ago 30 और 10 होगा. Does this work? Of course it works. So this is our answer. So option से भी कर सकते हैं. The third way of doing this is by looking at the fractions. अब ये समझ लो that son और mother की age के बीच का gap हमेशा same ही रहेगा, वो कभी भी change नहीं होगा, right? So if the mother was 10 years elder to the son at some point in time, for 20 years elder, 25 years elder to the son at some point in time, आगे जाके भी वो 20-25 ही gap रहेगा, वो gap कभी भी बढ़ेगा नहीं या कम नहीं होगा. So in this particular context we are saying that ये gap जो है ना वो 2 units का है, but ये gap 1 unit का है. तो मैं बोलता हूँ कि भाई son और mother का age का ratio was 2:4. So 2:4 अभी है, 10 साल पहले 1:3 था, तो इसका क्या मतलब बना? 1:3 is now 2:4 and this jump has been by 10 years. So can I say that यहाँ से यहाँ पे जो 1 यूनिट का जंप है that is worth 10 years. तो अगर 1 यूनिट का जंप is worth 10 years, सन का एज तो 2 यूनिट्स है, तो सन का एज कितना हो गया आज का? 2 10s are 20. That's it. So 1/2 को मैंने सिर्फ 2/4 कर दिया और बोला कि यार 1/3 से 2/4 पे जा रहे हैं 10 साल के गैप में, तो 2 कितना हुआ? 20. That's it. So ये करके you can solve this question as well as similar questions orally as well. Let's move on to the next one. The average height of 25 boys is 1.4 meters. When 5 boys leave the group, 5 लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया, then the average height increases by 0.15 meter. What is the average height of the 5 boys who leave? अब जो boys बाहर जा रहे हैं ना, these boys would have taken away less than what they deserved in a way. Average से तो कम लेके चले गए होंगे. Because of which what happened? जो भी वो कम लेके चले गए ना, that gets distributed among the other people और उनका average ऊपर आ जाता है. सो अगर ये 5 बॉयज जो गए, अगर सबका हाइट 1.4 मीटर्स होता, देन बाकी सबका एवरेज वुड हैव रिमेन्ड एट 1.4, बिकॉज जो भी एवरेज था वही वो लेके बाहर चले गए. बट दीज बॉयज हु हैव लेफ्ट द ग्रुप हैव टेकन अवे fewer than 1.4 meters with them, which means there is a surplus that is present among the remaining 20 people जो distribute हो रहा है बहुत अच्छे से. Now we have to understand average height जो है वो 0.15 से increase हो रही है. This is increasing for how many people? This is increasing for 20 boys. So in total कितना extra बच रहा है इनके पास? 0.15 into 20 इतना extra बच रहा है. This is going to be nothing but 1.5 into 2 or 3 meters. तो 3 meters इनके पास ज्यादा बच रहा है to be distributed among the remaining 20 boys, which means जो लोग चले गए ना, उन्होंने जितना लेके जाना चाहिए था उससे 3 मीटर कम लेके गए थे. अब 5 लोग गए हैं और क्यूमुलेटिवली 3 मीटर कम लेके गए हैं. सो हर एक इंसान कितना कम लेके गया होगा? 3 meters by 5 और 0.6 meters. तो हर एक ने 1.4 के जगह पे 0.6 मीटर कम लेके गया है, which basically means each one would have gone with an average height of 0.8 meters. So that is basically how this will work. So the answer to this question is option A, that is 0.8. इसको इक्वेशन से भी कर सकते हैं. द टोटल हाइट ऑफ 25 बॉयज शुड हैव बीन 25 into 1.4 which would have given you 35 meters. 5 लोग चले गए तो 0.15 से कम हो गया, तो 1.25 हो गया फॉर 20 पीपल, और 12.5 into 2 और 25 meters. सो पहले मेरे पास था 35, अभी मेरे पास है 25. सो व्हाट एग्जैक्टली वुड हैव हैपेंड, उससे भी शायद पता चल जाता, राइट? इंक्रीजेस बाय 0.15, सॉरी. सो 1.55 into 20 हो जाता, विच वुड हैव बीन 31 meters. तो 31 और 35 के बीच में 4 का गैप है. 4 divided by 5 would have given you 0.8. But as you can see, there is a lot of calculation involved there. जितना विजुअली करोगे उतना फास्ट कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन. Let's look at this one. अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जहाँ पे we have to find out if the data that is present in statement 1, statement 2, they are sufficient to answer that particular question or not. तो देखते हैं एक बार. Each dimension of the cuboid is an integer less than 23. So 23 से कम integer है. The volume of the cuboid is 154 meter cube. ये मुझे पता है. तो 154 is basically going to be length into breadth into height. And all these are going to be integers that are less than 23. ये मुझे पता है.
अब 154 को थोड़ा फैक्टराइज करके देखते हैं क्या होता है करके। 154 के फैक्टर्स क्या है? आई नो दैट 154 इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 इंटू 77 होगा, 2 इंटू 7 इंटू 11 ये मुझे मिल जाएगा। सो अ लॉट ऑफ पीपल माइट से दैट सरफेस एरिया तो बहुत इजीली मिल जाएगा, 2 इंटू 7 करेंगे प्लस 7 इंटू 11 करेंगे प्लस 2 इंटू 11 करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव मी द सरफेस एरिया, सारे सरफेस का एरिया मिल जाएगा। But what you are missing out here is there is one more factor of 154 that exists which is 1. So 1 into 2 into 7 into 11 होता है। तो अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यार ये साइड्स का एग्जैक्ट लेंथ कितना होगा। ऐसे हो सकता है that one side is of length 1, one side is of length 14, the third side is of length 11, ऐसा हो सकता है। one side 7, one side 2, one side 11 भी हो सकता है। one side 1, one side 22, one side 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, we don't know. So we will not be able to figure out the exact lengths of each of the sides. तो इसके लिए 1 is not sufficient. Second, the length of the cuboid is 7 meters. अब मुझे पता चला है कि भाई एक साइड जो है ना वो 7 मीटर्स है क्यूबॉइड का। अब मुझे अगर 7 मीटर से करके पता चलता है एक साइड क्यूबॉइड का, उससे मुझे सरफेस एरिया तो नहीं मिलेगा क्यूबॉइड का, क्योंकि वो क्यूब तो है नहीं। So what I will have to do is I will have to combine 1 and 2 because 2 alone is also not sufficient. Let's see what happens if you combine 1 and 2. अब मुझे पता चल रहा है that 1 into 2 into 7 into 11 जो था उसमें से एक ambiguity तो निकल गया, 7 है, बट बाकी साइड्स के लेंथ का क्या? अगर एक साइड 7 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 1 रादर इंटू 22 हुआ तो भी मेरा क्यूबॉइड बनेगा 154 का, और अगर 7 इंटू 2 इंटू 11 बना तो भी मेरा क्यूबॉइड बनेगा 154 क्यूबिक मीटर्स का। सो हाउ एग्जैक्टली कैन आई फिगर आउट कि भाई मतलब इसका सरफेस एरिया कितना है? You can also try to see what happens if you do this. 7 into 1 is 7 plus 22 sevens are 154 plus you will get 22 into 1 that is 22. तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू आर बेसिकली गोइंग टू गेट 2 इंटू 154 प्लस 22 इज 176 प्लस 7 इज 183 ये मिलेगा। बट अगर ये डायमेंशंस हैं तो फिर क्या होगा? यू विल गेट 2 इंटू 7 इंटू 2 इज 14 प्लस 2 इंटू 11 दैट इज 22 प्लस 77, तो ये बनेगा 99 प्लस 14 दैट इज 2 इंटू 113। तो दोनों ही केस में मुझे अलग सरफेस एरिया मिल रहा है, तो दोनों को ऐड करके भी मेरे पास आंसर नहीं आएगा। So if even by combining both the statements the answer cannot be found, we have to mark option E as the answer to this question. फिर से एक बार देख लेते हैं क्या करना है। If A and B are integers then is the value of A equal to the value of B? भाई A और B का वैल्यू इक्वल है कि नहीं, that is the question. The value of A minus 18 the whole cube is equal to the value of B minus 18 the whole cube. अब यहाँ पे अगर मैं क्यूब रूट लेता हूँ दोनों जगह पे तो मुझे मिलेगा a माइनस 18 इक्वल टू बी माइनस 18 और a इक्वल टू b, बिकॉज क्यूब रूट में पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। सो इफ आई एम सेइंग दैट 2 क्यूब इक्वल्स 2 क्यूब, इट हैज टू बी 2 क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब। वी कांट से 2 क्यूब इक्वल्स माइनस 2 क्यूब, ये नहीं होगा। सो क्यूब के केस के अंदर अगर मैं क्यूब रूट लेता हूँ तो साइन जो होगा वो वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, या फिर देयर विल बी नो एम्बिग्विटी इन टर्म्स ऑफ द साइन। सो स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट फॉर मी टू आंसर दिस क्वेश्चन, a विल बी इक्वल टू b फॉर श्योर। सेकेंड, a minus 42 the whole square is equal to the value of b minus 42 the whole square. अब इससे मुझे दो केसेस मिलेंगे, a minus 42 is equal to plus or minus b minus 42. अगर a minus 42 equals b minus 42 है then 42 gets cancelled and a equal to b मिल जाता है। बट इफ a minus 42 is equal to minus b plus 42, माइनस वाला साइन अगर लेते हैं तो फिर ये तो कैंसिल नहीं होगा, we will get a plus b equal to 84. So we can't say with certainty that a is equal to b. So only statement 1 is sufficient to answer the question. Statement 2 से अपने को कोई भी insight नहीं मिल रहा है यहाँ पे। Let's look at this one. There is a water tank with 2 inlets A and B and 3 outlets P, Q, R. A can fill the tank alone in 10 minutes, B in 5 minutes, P, Q, R can empty in 15, 10 and 20 minutes respectively individually. सारे टैप्स को ओपन रखेंगे तो कब टैंक फिल होगा? That is the question. Now one thing you can do here is for those of you who are not initiated in terms of time and work, इसमें हम लोग यूनिट्स लेके चल सकते हैं। अब मुझे टैंक की कैपेसिटी ऐसी चाहिए जो 10 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी डिविजिबल हो, 10 से भी डिविजिबल हो और 20 से भी डिविजिबल हो। यू कैन टेक इट एज 60 यूनिट्स। तो अगर टैंक की कैपेसिटी 60 यूनिट्स है देन ए के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा? ए कैन फिल द टैंक अलोन इन 10 मिनट्स, सो ए विल डू 6 यूनिट्स पर मिनट का वर्क। बी क्या करेगा? बी कैन फिल इट इन 5 मिनट्स, सो बी तो 12 यूनिट्स पर मिनट के हिसाब से काम करेगा। व्हाट अबाउट पी? P कैन एम्प्टी इट इन 15 मिनट्स, मतलब P जो है वो -4 पर यूनिट्स पर मिनट के हिसाब से काम करेगा, 4 ड्रेन करेगा। व्हाट अबाउट Q? Q इज अगेन 10 मिनट्स विच मीन्स -6 यूनिट्स पर मिनट पे काम होगा। एंड व्हाट अबाउट R? 20 मिनट्स में एम्प्टी कर रहा है तो 3 यूनिट्स पर मिनट्स के हिसाब से एम्प्टी करेगा टैंक। ठीक है। नाउ इफ एवरीथिंग इज लेफ्ट ओपन, व्हेन विल द टैंक गेट फिल्ड और एम्प्टीड? तो अपने को बेसिकली इनका और इनके बीच का डिफरेंस निकालना है।
तो अब यहाँ पे मुझे ये पता है दैट दिस 6 एंड -6 आर गोइंग टू कैंसिल इटसेल्फ आउट, तो 12 ऐड हो रहा है और 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो इफेक्टिवली 5 यूनिट्स पर मिनट इज गेटिंग एडेड। 60 यूनिट्स मेरे को फिल करना है, तो 60 by 5 करेंगे, वी विल गेट 12 मिनट्स में फिल हो जाएगा, बिकॉज द फिलिंग पाइप्स आर मोर एक्टिव देन द एम्प्टिंग पाइप्स, सो द टैंक विल गेट फिल्ड इन 12 मिनट्स। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, इफ ए एंड पी आर क्लोज्ड एंड द रेस्ट ऑफ द इनलेट्स एंड आउटलेट्स आर ओपन, व्हाट वुड बी द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल अप द टैंक। अब बी का हमने देखा था, बी का हमने 60 यूनिट्स के हिसाब से देखा, तो बी डज 12 यूनिट्स पर मिनट, ठीक है। व्हाट अबाउट क्यू एंड आर, तो क्यू एंड आर के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे, क्यू इज 6 यूनिट्स पर मिनट एम्प्टी कर रहा है एंड आर इज 3 यूनिट्स पर मिनट एम्प्टी कर रहा है। तो यहाँ पे 12 -6 -3 मतलब क्यूमुलेटिवली 3 यूनिट्स पर मिनट फिल हो रहा है। So how much time will be required to fill the tank? 60 units at the speed of 3 units per minute. It means 20 minutes के अंदर पूरा tank fill हो जाएगा। Let's look at the next one. In how many ways can a group of 4 boys and 4 girls be arranged on a bench so that the boys and girls sit alternately? तो एक boy एक girl, एक boy एक girl ऐसे बैठने चाहिए। Now यहाँ पे people get confused and they mark some random stuff as their answer, but you have to understand here that यहाँ पे let's say for example we make 4 girls sit, ठीक है। अगर हमने 4 गर्ल्स को बिठाया, आई हैव टू एंश्योर दैट देर आर 4 बॉयज दैट आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। आई नो दैट बॉयज जो है वो 3 बॉयज तो पक्का यहाँ पे बैठे होंगे, बिकॉज 1 बॉय एंड 1 गर्ल हैव टू सिट ऑल्टरनेटली। द लास्ट बॉय हु इज प्रेजेंट कैन ईदर बी सीटेड हियर और बी सीटेड हियर, तो 2 केसेस बनेंगे यहाँ पे। सो थियोरेटिकली अगर देखेंगे तो क्या होगा, अगर बॉय यहाँ पे बैठा हुआ है तो माई अरेंजमेंट इज गोइंग टू बी बी जी बी जी बी जी बी जी, and if a boy is sitting here then my arrangement basically becomes GB 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 GB। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, आई एम बेसिकली सेइंग दैट इसको कितने तरीके से कर सकते हैं। आई नो दैट बॉय विल बी सिटिंग ऑन द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ, so I can make sure that the boys are arranged among themselves in 4 factorial ways, and girls को कितने तरीके से करेंगे, उनको भी 4 factorial ways से करेंगे। You can also think about it like this, that the first seat can be occupied by a boy, so any one out of 4 boys can sit here. First seat can be occupied by any one out of 4 girls, तो 4 girls can sit. अब इधर 3 ही boys बचे, 3 ही girls बचे, 2 ही boys बचे, 2 ही girls बची, एक ही boy बचा, एक ही girl बची। So that is basically how you will fill it. So 4 factorial into 4 factorial इसका arrangements है, और इसके arrangement भी same वही होंगे, 4 factorial by 4 factorial. So our answer is going to be 2 into 4 factorial into 4 factorial. राइट। सो यहाँ पे कोई भी मेरे को कैलकुलेट नहीं करना है, आई जस्ट हैव टू सी व्हाट द आंसर इज। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी हियर। यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट लाइक दिस। सो मेरे पास 8 सीट्स हैं, ठीक है। अब पहले सीट पे मैं किसी भी गर्ल या किसी भी बॉय को बिठा सकता हूँ, सो आई कैन मेक श्योर दैट दिस सीट इज फिल्ड इन 8 वेज। बट जैसे ही यहाँ पे एक बॉय बैठेगा, यहाँ पे मेरे पास 4 गर्ल्स की ही कैपेसिटी है, और जैसे ही यहाँ पे गर्ल बैठेगी मेरे पास यहाँ पे 4 बॉयज के लिए ही कैपेसिटी है। सो व्हाट आई विल डू इन दिस केस इज, यहाँ पे वट एवर हैपन्स आई विल हैव ओनली 4 ऑप्शंस। Now what will happen in this case, now if there is a boy here and there is a girl here, this one has to be a boy, तो 4 में से एक बॉय तो ऑलरेडी बैठ चुका है, तो यहाँ पे 3 ही केसेस पॉसिबल हैं। सिमिलरली अगर गर्ल थी तो भी 3 ही केसेस पॉसिबल है। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। अगेन यू विल हैव 3, अगेन यू विल हैव 2, अगेन यू विल हैव 2, यू विल हैव 1, यू विल हैव 1, तो ऐसे यहाँ पे होगा। अगेन यू विल गेट 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2, यू विल गेट द सेम आंसर अगर ऐसे करोगे तो भी। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब यहाँ पे वी हैव a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है मुझे। 4a प्लस 3c इक्वल्स 35, 8c माइनस 5b इक्वल्स 37, 10c माइनस 27 इक्वल टू 36। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करने बैठे तो बहुत टाइम पास हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज यू हैव टू अटैक समथिंग दैट इज काइंड ऑफ ऑब्वियस टू यू। अब ऑब्वियस चीज़ क्या होती है लाइफ के अंदर वो देख लेते हैं। ये वाला इक्वेशन देखो, 10 इंटू सी माइनस 27 इंटू ए इज 36। अब मुझे पता है कि यार ए बी सी इंटीजर्स होने चाहिए मोर और लेस, बिकॉज ऑप्शंस तो बड़े प्यारे से हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, आई विल बेसिकली से दैट 10c इज इक्वल टू 27a प्लस 36। अब ये तो 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो ये भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए ना। अब 10 इज डेफिनेटली नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, सो c हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 9। माई सेकेंड थिंग, अगर c मल्टीपल ऑफ 9 है और अगर यहाँ पे मैं c को 9 या उसका मल्टीपल एंटर करता हूँ, आई कैन नॉट हैव c एज 27 ना मोस्टली, बिकॉज यहाँ पे a प्लस बी करना है, b प्लस सी प्लस बी प्लस सी करना है। अगर 27 है तो यहाँ पे ये करने के लिए a और b तो नेगेटिव होने चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। तो लेट्स स्टार्ट विद c इक्वल टू 9 एंड सी व्हाट हैपेंस। तो अपन लेते हैं c इक्वल टू 9। अब c इक्वल टू 9 जैसे ही मैं ले लेता हूँ, व्हाट डू आई गेट हियर,
I will get 10 into 9 is equal to 27a plus 3b 36 सॉरी ये मिल जाएगा मुझे. सो 90 माइनस 36 अगर मैं करूँगा 54 मिलेगा. a का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 2. अब a और c का वैल्यू डाल के देखते हैं कि b का वैल्यू मिलता है कि नहीं मिलता. तो यहाँ पे a और c का वैल्यू एक बार कंफर्म करके देखते हैं इफ इट वर्क्स और नॉट. सो 4 टाइम्स a 4 2 जार 8 प्लस 3 9 जार 27 दिस इज कंसिस्टेंट. तो ये जो वैल्यूज अपने को मिले हैं वो सही हैं. सो यहाँ पे लेट्स ट्राई टू सी व्हाट डू वी गेट. 8c 8 9 are 72 minus 5b equals 37. So we will get 5b equals 35 or b equals 7. तो a plus b plus 7 कितना हुआ? 9 plus 2 11 plus 7 18. So the correct answer here is option C, that is 18 for this particular question. Next वाला देख लेते हैं. 70% of the class likes SRK and Salman. 40% likes SRK and Amir. 20% of the class likes all three. तो एटलीस्ट 2 एक्टर्स सबको पसंद है. तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास लाइक्स बोथ सलमान एंड आमिर. तो इसको एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं. आई टेल यू दी शॉर्टकट एज वेल, बट इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये सलमान पकड़ लो, ये SRK पकड़ लो और ये आमिर पकड़ लो. ठीक है. अभी यहाँ पे वी नो दैट एवरी वन लाइक्स एटलीस्ट 2 एक्टर्स. तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये एटलीस्ट 2 नहीं है. दिस इज एक्जैक्टली 1 एक्टर. सो एवरी वन विल बी प्रेजेंट हियर इन साइड द क्लास. अब मुझे ये पता है 20% ऑफ द क्लास लाइक्स ऑल 3. तो ये पार्ट आ जाएगा 20. Now we know 70% likes SRK and सलमान. तो SRK and सलमान के बीच का जो इंटरसेक्शन है ना दैट इज 70, बट ये तो 20 है. तो ये होना चाहिए 50. माइंड यू दिस कैन नॉट बी 70 एंटायरली. दिस क्यूमुलेटिवली इज इक्वल टू 70. 40% likes SRK and आमिर. सो SRK and आमिर 40% पीपल लाइक. अब अपने को पता करना है व्हाट परसेंट ऑफ द क्लास लाइक्स बोथ सलमान एंड आमिर. अब 100% तो ये 4 चीज़ों में ही फिल हुए हैं. सॉरी 40% लाइक्स SRK एंड आमिर मतलब ये वाला पार्ट आएगा 20. Now again let me know in the comment section who all spotted this mistake before I did. तो यहाँ पे 50 20 20 is already split here. तो बचा हुआ जो 10 होगा ना वो यहाँ पे आएगा. Now how many people like or what percentage of the class likes both सलमान and आमिर. तो सलमान and आमिर बहुत लोग 10 मार्क करेंगे but 10 is not the answer. 20 plus 10 the answer is going to be option C, that is 30. You can also think about it in a slightly different manner. इसको ही विजुअली भी सॉल्व कर सकते हो. You know that 70 like SRK and सलमान but 20 तो all 3 हैं. तो 50 बचे एक्सक्लूसिव SRK सलमान वाले. 40 minus 20 20 बचे एक्सक्लूसिव SRK आमिर वाले. 20 is all 3. तो बचा हुआ 10 जो होगा that will be आमिर and सलमान and you have to add 20 to it. So visually भी कर सकते हो but you can draw it and do it as well. So this is much easier that way. Now which of the following is the best offer? Buy 13 get 6 free. Buy 14 get 6 free. Buy 15 get 7 free. Buy 16 get 7 free. Buy 17 get 7 free. तो think about it, very interesting question. अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ फॉर श्योर. देखो मेरे को यहाँ पे भी 7 फ्री मिल रहे हैं, इधर भी 7 फ्री मिल रहे हैं, इधर भी 7 फ्री मिल रहे हैं. तो अगर मुझे 15 खरीद के 7 फ्री मिल रहे हैं दैट इज अ बेटर ऑफर फॉर मी ना कंपेयर टू 16 ले लो और 7 फ्री ले लो या 17 ले लो और 7 फ्री ले लो. मुझे 15 पे ही जब 7 फ्री मिल रहा है तो मुझे 16 17 लेने की क्या जरूरत है. सो दिस इज डेफिनेटली अ बेटर डील. Buy 13 get 6 फ्री. Buy 14 get 6 फ्री. अब मुझे 6 फ्री मिलने ही वाले हैं तो मैं 13 खरीद के 6 फ्री ले लूँ ना. 14 खरीदने की क्या जरूरत है. सो दैट इज वाई माई आंसर इज गोइंग टू बी ईदर दिस और दिस. नाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर. डिस्काउंट कितना मुझे मिल रहा है. अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम 13 खरीद लो और तुमको 6 फ्री मिल जाएंगे. राइट. नाउ इफ यू आर बाइंग 13 एंड यू आर गेटिंग 6 फ्री, व्हाट डज इट मीन. इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट हर एक आइटम का समझो 1 रुपये का तुमको मिल रहा है. So you are basically spending 13 rupees and you are getting 19 items. So what is the price per item? You are spending 13 rupees or divided by 19 per item. ये हो रहा है. यहाँ पे क्या होगा. You are spending 15 rupees now and you are getting 22 items. So what is the cost paid per item? 15 rupees paid by 22. That will be price per item. अब ये बेटर फ्रैक्शन है कि ये बेटर फ्रैक्शन है. सो अगेन इफ यू थिंक अबाउट इट 13 by 19, इफ यू नो योर नंबर्स यू माइट बी एबल टू से कि चलो ठीक है 19 7 33 से थोड़ा कम है बट इधर भी तो 154 से थोड़ा कम है. सो व्हाट यू कैन डू हियर इज यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फिगर इट आउट. सो 13 by 19 इंटू और 13 इंटू 22 अगर करेंगे तो 260 प्लस 26 इज गोइंग टू गिव यू 286 एंड 15 इंटू 19 अगर करोगे तो 190 प्लस 95 विल गिव यू 285. सो दिस इज बेटर देन दिस. सो 13 by 19 अगर मैं कर रहा हूँ so इसका कॉस्ट पर आइटम इज हाइयर. दैट इज द पॉइंट. अगर इसका कॉस्ट पर आइटम हाइयर है, इसका कॉस्ट पर आइटम लोअर है, देन दिस इज अ बेटर डील फॉर अस. सो दिस विल बी अ बेटर डिस्काउंट. यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट. मेरे को डिस्काउंट क्या मिल रहा है. 6 by 19 का डिस्काउंट मिल रहा है और यहाँ पे मेरे को 7 by 22 का डिस्काउंट मिल रहा है.
सो 19 रुपीज़ की जगह पे मैं 13 रुपीज़ दे रहा हूँ ना, तो मेरे को 6 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। 22 रुपीज़ की जगह पे मैं 15 रुपीज़ दे रहा हूँ, तो मेरे को 7 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। अगेन विच इज़ द बेटर फ्रैक्शन, यहाँ पे अगर करोगे यू विल गेट 22 इंटू 6 132, 19 इंटू 7 133. दिस इज अ बेटर डिस्काउंट. Better discount is a better offer. So option C is the correct answer. Buy 15 get 7 free is a better deal for you. Next देखते हैं. Jaggu is carrying 3 sacks of 30 bananas each from Delhi to Mumbai. Along the road, she passes 30 toll gates. If she has to give a banana per sack that she carries across a toll gate, what is the maximum number of bananas that she would have left by the time she reaches Mumbai? अब यहाँ पे ये समझना है that वो हर बार 3-3 बनाना नहीं देगी, राइट? अब यहाँ पे 30 टोल गेट से जा रही है एंड शी हैज़ टू गिव 1 बनाना पर सैक दैट शी कैरीज. अब स्टार्टिंग में तो उसके पास 3 सैक्स होंगे, तो वो 3 बनाना देगी. सेकेंड गेट पे भी 3 बनाना देगी, थर्ड गेट पे भी 3 बनाना देगी. ऐसे करते करते व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ 10 गेट्स? एट द एंड ऑफ 10 गेट्स शी वुड हैव गिवन अवे 30 बनानास. तो उसके 30 बनानास चले गए, दीज आर गॉन. शी इज लेफ्ट विथ 60 बनानास, विच बेसिकली मीन्स 2 सैक्स. सो 10 गेट्स तक शी विल गिव 3 बनानास ईच. उसके बाद तो 60 बचे, अब वो 2-2 बनाना देती जाएगी. नाउ शी विल गिव 15 गेट्स, नेक्स्ट 15 गेट पे वो 2-2 बनाना देती जाएगी. एंड नाउ शी हैज़ 5 मोर गेट्स टू गो, बट नाउ शी हैज़ ओनली 1 सैक. तो अभी उसके पास 5 गेट्स बचे, जहाँ पे उसके पास सिर्फ एक ही सैक बचा, तो वो एक एक बनाना देती जाएगी हर एक गेट के ऊपर. So she would have given 30 plus 15 2s are 30 plus 1 5s are 5. She would have given 65 out of the 90 bananas that she was carrying. तो उसके पास लास्ट में कितने बनानास बचेंगे? 25 bananas would be left by the time she reaches Mumbai. A lot of people look at it and just say 3 into 30 90, 0 कर दो, खत्म हो गया. बट ऐसा नहीं है. जैसे जैसे वो बनानास देते जाएगी वैसे वैसे उसके सैक्स भी कम होते जाएंगे. And that's why she will have 25 bananas left by the time she reaches Mumbai. Now we look at this particular set. तो यहाँ पे we are going to look at a set जहाँ पे we have a Venn diagram. तो Venn diagram and ratios का कैसे डील करते हैं, that we will see. These are the last couple of questions in this entire video. तो देखते हैं क्या हो रहा है. तो यहाँ पे percentage wise distribution of the number of mobile phones sold by a shopkeeper during 6 months. तो 6 महीने में कितने मोबाइल फोन्स बेचे हैं उसके ऊपर ये दिया हुआ है. वी नो दैट 45,000 मोबाइल फोन्स हैव बीन सोल्ड. वी नो कि मंथ वाइज कितने सेल किए हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो भी मुझे समझ में आ गया. एंड दिस इज बेसिकली द रेशियो ऑफ मोबाइल फोन्स सोल्ड बाय ए एंड बी. सो रेशियो 8:7, 7 था इन जुलाई, 4:5 इन अगस्त एंड सो ऑन. Now the question is, what is the ratio of the number of mobile phones sold by company B during July to those sold during December of the same company? So मुझे क्या करना है, मुझे B in July compared to B in December, ये वाला रेशियो ढूंढ के निकालना है. अब B in July कितना होगा, that we have to understand. अब जुलाई के अंदर क्या चल रहा है यहाँ पे, we know that. अब again the importance here is in not solving it entirely in the first go. So B is basically 7/15th of what happened in July. जुलाई में क्या होता, जुलाई वॉज 17% ऑफ द टोटल. सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक 45,000. ठीक है, तो 7/15th ऑफ ए एंड बी का कॉम्बिनेशन is basically B is basically 7/15th of A and B together. A and B together in the month of July was 17% of total, तो ये मिल जाएगा. दिसंबर में क्या होता है देख लेते हैं. दिसंबर में B sold 9/16 वाला फ्रैक्शन, 7:9 है, तो 9 out of 16 were sold by B. 9/16 of what happened in December, 16% of 45,000. Now you will realize that ये 45,000 का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये तो चला गया. ये 100 भी चला जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है. This 16 will also go away. So we are left with 7 into 17 by 15 into 9. So if you know your tables, 7 into 17 is 119 and we'll get 15 into 9, that is 135. So 119 by 135 is our answer. शॉर्टकट में क्या करेंगे, यू नो दैट भाई जुलाई के अंदर ना 17% की बात चल रही है. अब जुलाई के अंदर अगर 17% की बात चल रही है, माई न्यूमरेटर मोस्टली हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ 17, तो ये मेरा आंसर मोस्टली नहीं होगा. सो ए सी या डी में से कुछ मेरा आंसर होगा. डिनोमिनेटर भी देख लेते हैं. डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर में यू बेसिकली हैव डिसंबर. डिसंबर इज 16%. अब 16 का तो कोई मल्टीपल दिख नहीं रहा, तो आई कैन बेसिकली से कि चलो 16 निकल जाएगा. आई ऑल्सो नो दैट डिसंबर इज 9/16 समथिंग. तो 9 अगर आ रहा है मेरे डिनोमिनेटर में, तो माई डिनोमिनेटर ऑल्सो हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ 9. तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज 130 और 145 आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 9. सो माई आंसर इज 119 by 135. That will basically be my answer.
The third way, which is an absolute gamble, is trying to figure out कौन सा number सबसे ज़्यादा बार आ रहा है. Numerator में you have 119, 119, 119 thrice, so 119 is the winner. Denominator में 135 is coming twice, so 135 is your winner. So the answer is 119 by 135. इसको use कर सकते हो when you have absolutely no idea of what the question is looking like and you have like barely 30 seconds left to mark. उस टाइम पे ऐसे कुछ कर दो कि सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू अकर हो रहा है. Let's look at the last question of this entire set. The number of mobile phones sold by company A during July. तो A ने जुलाई में कितने मोबाइल्स बेचे थे is approximately what percent of the number of mobile phones sold by company A during December. तो A ने जुलाई में कितने बेचे थे? A to B is 8 by 15 और जुलाई में क्या हुआ था? 17% of the total. So 17 by 100 into 45,000. This is what A sold in the month of July. What did A sell in the month of December? A sold 7 by 16 in the month of December and December में मेरे को पता है 16 by 100 into 45,000 was the contribution. अब इसका मुझे वैल्यू निकालना है. So again try to cancel out as many things as you can. ये 100 cancel हो जाएगा. ये 16 cancel हो जाएगा. So you will be left with 8 into 17. Now if you know 8 into 17 your life becomes much easier or you can do 80 plus 56 136. ये हो जाएगा. 15 by 7 is 105 and you will get into 100. Now you can cancel out another term as well. यहाँ पे you can do 5 into 21 is 105, 5 into 20 ये कर सकते हैं. अब ये तो मतलब 21 से divisible होगा नहीं, but ठीक है, you can just see what happens here. Now you have to understand one more thing that 136 into 20 by 21 is slightly less than 136. तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा तो कम नहीं है. 20 by 21 into 136 है ना, it's almost 136, एकदम कम reduce किया 136 से. तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज 130 एंड दैट विल बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Now again to reiterate what I reiterated in the beginning and also in the middle, we have exclusive discounts running on our CET crash course now that it is coming to an end. So the entire program including the video sessions, area tests, sectional tests and full length mocks is now available for 2,999 rupees and only the recorded videos if you want to purchase you can do that as well. That is available for 1,999 rupees. You can check out the details of those programs in the description box below. In case you have any queries, something you have not understood in this video or you have some doubts about the program, do let me know in the comment section and I'll reply to all of your queries there. If you like the video, do leave a like on this video and do let me know what you would like to hear from us in the next stage. And also if you like the content, do share it with your friends, do make them subscribe to the channel and stay subscribed to this channel. I'll see you again in the next video.